गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कंफर्म माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। स्क्रीन आपको दिख रही है प्रॉपर? ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। गुड इवनिंग प्रणव, पंकज जी, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, विदित जी, राजकुमार जी, गुड इवनिंग। हेलो सुमित जी, कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी लर्निंग स्टडी, सब कुछ? ऑल गुड सुमित जी। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, चार्ट को देखने में? नजरिया चेंज हो रहा है या अभी भी वही पुराना तौर तरीका अपना रखा है? यस यस सुमित जी, याद है मुझे। ऑल गुड, ओके। चल रहा है बिजनेस ऑफिस वर्क, ओके। यस यस, ऑल गुड। बहुत अच्छा हुआ भी, ओके। और भी हो जाएगा मेरे जी, आगे आगे। यस प्रणव, आज सेक्टर पढ़ने वाले हैं। सुन जगह मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, बट दिन में आवर्स 40 आवर्स होना चाहिए, 48 होना चाहिए। टाइम कम मिल पाता क्योंकि ऑफिस में शेड्यूल बिजी रहता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आज मैं और कौशिक भैया दोनों एक चीज डिस्कस कर रहे थे। मुझे एक चीज, आज जैसे मॉर्निंग में उठा तो मुझे माइंड के अंदर एक बात क्लिक करी। करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर। मुझे बताना इस तरीके से भी सोचा जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, आप लोग एग्री करना अगर आपको ये चीज सही लगती है तो। सर जी नाउ एक लेवल, सॉरी सर जी नाउ एक अलग व्यू से टेक्निकल थिंग्स भी लर्न कर रहे हैं। बहुत बढ़िया नीरज जी, गुड टू नो। चलिए, तो आज मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने जस्ट एक बात के अंदर, दिमाग के अंदर एक बात क्लिक करी कि हमने उस दिन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या देखा। हमने उस दिन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये देखा कि लाइक हमें तो सिर्फ 50 स्टॉक ही चाहिए जो बेस्ट क्वालिटी वाले हो, वो इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसमें हमको एक स्टॉक के अंदर सिर्फ दो ही ट्रेड चाहिए, तो भी साल में दो। ऐसा नहीं कि मंथ में दो बार, साल भर में दो ट्रेड चाहिए, तो 100 ट्रेड हो जाती है। और 1:3 का जो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैंने चलता है, एवरेज उतना निकल के चलता है जो अपना स्टडी के अकॉर्डिंग, तो उसमें 100% आरओआई बन रहा है 50% एक्यूरेसी के साथ में। लाइक 50 ट्रेड्स एसएल कर गई और 50 ने टारगेट दिया, तो 1:3 का टारगेट दिया तो 150% बना। 150 में से 50% स्टॉप लॉस जो है उसको माइनस कर दो, तो 100% आरओआई तो बन रहा था। बट अपने को चाहिए जेन्युइनली कितना चाहिए? 50 ही चाहिए, है ना? तो मैंने सोचा कि अगर अगर सिर्फ 50 वॉच लिस्ट हो, 50 स्टॉक की वॉच लिस्ट हो, और एक स्टॉक अगर साल भर में सिर्फ एक ही बहुत ही बेहतरीन वाली ट्रेड दे, एक स्टॉक अगर साल भर में एक ट्रेड दे सिर्फ, लेकिन बहुत जबरदस्त दे, मतलब एक होता ना कि कुछ भी कमी निकाल ना पाए। ऑलरेडी हम लोग तो जो 100 ट्रेड करने वाले हैं साल भर की, 50 स्टॉक के अंदर, एक स्टॉक के अंदर दो ट्रेड, तो 50 स्टॉक में 100 ट्रेड। तो 100 ट्रेड जो हम साल भर की मान के चल रहे हैं, उसमें ही हम इतनी बेस्ट क्वालिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक स्टॉक अगर एक ही ट्रेड दे और वो 50 ट्रेड इतनी बेहतरीन हो जिसमें मतलब एक सिंगल कुछ भी कमी निकल कर ना आए, ऐसी ट्रेड, तो उसमें से भी मान के चलिए कि 25 एसएल कर जाती है, तो 25% गया। लेकिन 25 टारगेट देती है 1:3 का, तो 75% बनता है। अब 75% में से 25% जो 25 ट्रेड एसएल चली गई वो भी मान लीजिए, तो भी देखिए इतना वर्स्ट से वर्स्ट केस लिया अपन ने, जो कि
इससे कम तो क्या ही होगा, मुझे तो अब इससे कम तो, उससे कम तो और भी करने का कुछ सोच ही नहीं सकता मैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर 50 ट्रेड हो और 25 SL चली जाए, 25 फिर भी टारगेट दे, और एवरेज टारगेट 1:3 का मेंटेन करके चले, मतलब ऑटोमेटिकली वो हमारा स्टडी हम इतना दे देगी, तो भी तो 50% ROI बन रहा है। तो सोचिए ना, ट्रेड्स कितनी कम कर दी हमने। बस इंप्रूव करा तो सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करी, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखा बस। और इतना इतना इजी ट्रेडिंग, इससे ज्यादा तो क्या होगा और, मतलब सोचे ना, साल भर की सिर्फ 50 ट्रेड, मतलब मंथ के आपको 4 ट्रेड ही करनी है बस, ऑन एन एवरेज 4 से 5 ट्रेड, तो आपके साल भर की ट्रेड हो गई आपकी 50 ट्रेड इजिली। अब इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग, मतलब चाहे आप ऑफिस में हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम ट्रेडर के लिए तो बड़ा इजी काम है, मुझे पता है। उससे तो बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो पार्ट टाइम ट्रेडर है, जो ऑफिस में है आप लोग, है ना, उन लोगों के लिए तो आप 50 ट्रेड इतना तो फिर भी कर सकते हैं ना, अगर जेन्युइनली हमें अगर 50% ROI तक ही चाहिए तो। जैसे जैसे मेहनत करेंगे वो तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि चलो अब और ज्यादा ट्रेड्स अच्छी मिल पा रही है, हम और ज्यादा फोकस दे पा रहे हैं, टाइम दे पा रहे हैं, तो ट्रेड्स आ रही है जा रही है, एक फ्लो बन जाता है ट्रेडिंग के साथ में। वो तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको साल की 50 ट्रेड करना, तो मुझे लगता पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। बताइए, ये चीज जो अभी आपने सुनी, आपको क्या लगा सुनकर? ये और ज्यादा जो उस दिन हमने पढ़ा था साल की 100 ट्रेड, उससे बेटर है ये? और ज्यादा बेटर हुआ क्या? आप लोग आंसर कीजिए, जो लोग पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, जिनका ऑफिस है, कुछ शेड्यूल है। प्रणव कह रहे हैं सबसे इजी। बिल्कुल बिल्कुल सबसे इजी। यस। ये सर उतना तो होना ही चाहिए। अभी पार्ट टाइम ट्रेडर जैसे कि मैं, बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी। तो अपना जो ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें हैं और इतनी क्वालिटी निकल के आ रही है, ये उन लोगों को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं जो लोग पार्ट टाइम ट्रेडर है। बहुत बढ़िया। मेरे स्केयर में तो बोलता हूँ 100 भी हो जाएगी, बस स्टार्टिंग में टाइम लगेगा चार्ट प्रिपेयर में। हाँ ठीक है, लगेगा स्टार्टिंग में टाइम। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम सिस्टम पे बैठे और बस डेली ट्रेड मिल रही है, नहीं। अब इसको ही अपन एग्जाम्पल के पर्पज से लेते हैं। एडलविस, आज मैंने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर क्या लिखा था अपन लोगों को, कि आज अगर इसकी क्लोजिंग मिल जाती है तो ये 108 वाला जो डिमांड जोन है, इसको प्ले करने में मजा आएगा, ठीक है। और उस दिन भी जब फ्राइडे था, उस दिन अपन ने क्या डिस्कस करा था, कि अब लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से भी अच्छा जा सकता है एटलीस्ट 169 तक, ठीक है। लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज से क्या देखा था कि यहाँ पर भी एक करंट मार्केट प्राइस पे कुछ क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। दूसरी हमारे पास यहाँ थी इस मंथली डिमांड जोन के अंदर बॉटम का वीकली डिमांड जोन जो 80 रुपीज पर थी, और जस्ट उसके नीचे एक और मंथली डिमांड जोन का बॉटम था जहाँ पे 69 या 70 के आसपास एंट्री थी, है ना। तो अभी देखो अच्छा खासा चला। अब क्या था कि आज क्लोजिंग नहीं मिल पाई। अब सोचिए, जस्ट ऐसा हो कि क्लोजिंग नहीं मिल पाई, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आता है कोई से ट्रेड करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स अभी अपन ट्रेड कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, सिंगल कमी भी नहीं होना चाहिए, मतलब जिन 50 ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, साल की 50 ट्रेड, उसके अंदर क्या ये ट्रेड आएगी मुझे बताइए? जो साल की हम 50 ट्रेड की बात कर रहे हैं बेस्ट वाली, या चलो 100 भी मान लो, आप अगर 100 की ही बात करें, 50 तो चलो ठीक है, हम अपने अंदर ही रखते ये बात, बाहर अपन ना निकाले, मतलब कि हम ये आदत में ना लाए कि हमें 50 ट्रेड ही करनी, मैं 100 ही मान के चलता हूँ अभी भी। उस 100 के अंदर भी क्या ये वाली ट्रेड आएगी अभी, अगर यहाँ से वापस से प्राइस अगर डाउन आता है तो? बताइए आप लोग मुझे आंसर कीजिए। क्या ये वाला जो है वीकली डिमांड जोन, उसके अंदर डेली डिमांड जोन है, बॉटम का एग्जीक्यूशन, ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या ये ट्रेड होगा या नहीं? गंगेश कह रहे नहीं होगा, नो। राजकुमार जी नो। सॉरी सुमित जी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना पॉसिबल नहीं रहेगा, और वो भी बस टेम्पररी है, शायद से मुझे लगता है कल से टेलीग्राम वापस से ओपन हो जाएगा, तो वो
उसमें सब लोग अपने अपने ग्रुप में वापस से रहेंगे। प्रणव कह रहे क्लोजिंग नहीं हुई है, ओके, फोकस कीजिए यहाँ पर सभी लोग। ठीक है, तो क्या आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं, ये ट्रेड अच्छी है, ठीक है, नो डाउट टारगेट भी दे देगी 1:2 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मतलब क्वालिटी पिक होता है ना, हम जो क्वालिटी वाले ट्रेड्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कमी क्या है, सिर्फ कि इसने वापस से नए स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी। अगर क्लोजिंग कर देता तो बहुत बेटर होता हमारे लिए, फिर से मतलब स्विंग लो ये बन जाता। अब इसे ब्रेक कर पाना इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत मुश्किल होता। खुद इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग करे, सबको ब्रेकआउट फिल करवाए और वापस से चीजों को डाउन लिया, और यहाँ पे हमें एंट्री मिल जाएगी। अभी ऐसा नहीं हुआ, आज अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया था, फिर भी मार करके रखा, क्या पता एक दो दिन में बाद फिर अप हो जाए, हो सकता है इस वीक क्लोजिंग कर दे। अब आप वीकली पर भी इसको देखिए, वीकली पर भी कितना शानदार दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये वो लेवल था, एक ये लेवल है, सब कुछ टेस्टेड है। वीकली पर भी देखो ड्रॉप, चार बेस और रैली रैली, मतलब लोकेशन पर्पज से भी वीकली डिमांड जोन मेरे लिए अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये मंथ क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये महीना अगर क्लोज हो जाता है अच्छे से, कौन सा मिल गया ये, थोड़ा सा एक सेकेंड, ठीक है, ये मंथ की अगर क्लोज, एक अच्छा क्लोजिंग मिल जाता है इसके अंदर भी, तो देखिए काइंड ऑफ बहुत सारा बेसिस है, बट ठीक है, हम अगर इसकी बात ही करें कि रैली बेस रैली भी मैं मान के चलो, मैं इसी 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 पर फोकस करो, लाइक इस तरीके से एज अ लोकेशन पर्पस, तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। मंथली का डिमांड जोन हो जाएगा, वीकली का डिमांड जोन भी उतना में ही आ रहा है, और डेली का भी बॉटम का डिमांड जोन। बस एक ही दिक्कत है कि ये इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, ये बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाएगा अपने लिए। फिर मैं कह रहा हूं कि फिर इस प्राइस को यहाँ पर आना मुश्किल हो जाएगा। अभी हो सकता है ना कि अभी अगर कोई अगर इसे ट्रेड करे भी सही, तो हो सकता है क्लोजिंग नहीं मिली, मतलब अभी भी मतलब क्लोजिंग नहीं मिली, इसका मतलब हो सकता है ट्रेंड डाउन करके चीजें यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। पर अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कि बस थोड़ा सा क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद आएगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना जो नेक्स्ट लेवल का, क्या टीवी ट्रेंड फेवर में है क्लियरली अब, तो यहाँ पे ट्रेड करने में सही रहेगा। हालांकि यहाँ पर भी आएगा तो रिएक्शन जरूर देगा, मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेंड तो अब ही है ना। ये जिस दिन इन स्विंग्स के ऊपर क्लोजिंग मिल गई थी यहाँ पर, तो ट्रेंड अप तो यहीं पर हो गए थे, टीवी ट्रेंड अप डेली का, और इसके नीचे जाते क्लोजिंग मिलती, तो अभी मतलब ट्रेंड अप ही है। बट ये होता ना इस ट्रेंड अप के अंदर भी ये कंसोलिडेशन वाला साइडवेज वाला पिक्चर चल रहा है अभी। अभी वापस से न्यू हाई जब तक नहीं बनाएगा तो वापस से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। अंदर ही अंदर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अगर सेलिंग में आएगी वो भी वर्क करेगा, बाइंग आएगी वो भी वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रेड की बात अपन कर रहे हैं कि हमारी जो 100 ट्रेड हो उसके अंदर इस तरीके की ही ट्रेड हो, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। अचीवमेंट की बात करें तो हाँ, इस डिमांड जोन ने, ये जो यहाँ से सेलिंग आई है एकदम से, इसके ऊपर क्लोजिंग करी, ना सिर्फ इसके ऊपर, इस सप्लाई जोन के ऊपर भी क्लोजिंग करी, यहाँ पे जो दिख रहा होगा काइंड ऑफ सप्लाई जोन टाइप, इसके ऊपर भी क्लोजिंग करी। ओवरऑल दिख रहा है कि अचीवमेंट भी अच्छा है। बस अब यहाँ पर एक होता ना कि ये साइन एक ऐसा दिख रहा है अभी कि जहाँ पे बाइंग आई थी बट सस्टेन नहीं कर पाए बायर्स, यहाँ के जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक बाइंग शो करी है वो यहाँ पर आकर एकदम सस्टेन नहीं कर पाए, है ना। तो अपने को चाहिए कि एक बार सस्टेन कर दे तो हमारे पास एक स्टैंप लग जाएगा कि हाँ भैया ये आपके क्वालिटी ट्रेड्स के अंदर आ रही है, ये आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, एक स्टॉक था उससे भी डिस्कस करना था, वो कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें इतना देखिए कि प्राइस कहाँ हिट हो चुका है, इतना बताइए आप मुझे। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का टाइम है, चार्ट, प्राइस किसको हिट कर चुका है मुझे बताइए। हाफ ईयरली सप्लाई जोन को, हाफ ईयरली सप्लाई जोन, ओके ठीक है। तो अब जब हाफ ईयरली को हिट कर चुका, तो हमें कम से कम हाफ ईयरली सप्लाई जोन के सामने मिनिमम कौन सा डिमांड जोन चाहिए। मिनिमम हाफ ईयरली के सामने कौन सा डिमांड जोन चाहिए। नीरज जी कह रहे हैं ईयरली, राजकुमार जी कह रहे हैं हाफ ईयरली डिमांड जोन, ईयरली डिमांड जोन।
प्रणव कह रहे क्वार्टरली डिमांड जोन, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। मिनिमम हमको चाहिए ईयरली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हाफ ईयरली मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। टीवी ट्रेंड क्या है, अप साइड में है, ठीक है। हाफ ईयरली की बात करूं मैं तो अभी हाल फिलहाल अपने पास हाफ ईयरली का डिमांड जोन तो यहीं पर आ रहा है, कहां पर, 85 86 के आसपास, मतलब जो 182 प्राइस चल रहा है ना, वो यहां से कितना करेक्ट करेगा कि हमारा प्राइस हाफ ईयरली डिमांड जोन में आ जाए। अगर मैं यहां से भी देखूं कितना करेक्ट करना चाहिए, कम से कम भी 50%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स तो यही बोल रहा है प्राइस, ये हाफ ईयरली सप्लाई जोन को हिट कर चुका है और कम से कम हाफ ईयरली का डिमांड जोन चाहिए जो कि है हमारा यहां पर, ठीक है। ये सप्लाई जोन भी मार्क कर दिया अपन ने। टीवी ट्रेंड क्या है हाफ ईयरली का अब, चलिए अब क्वार्टरली की बात करते हैं। क्वार्टरली पर ये सप्लाई जोन जो दिख रहा है ड्रॉप, 3 बेस ड्रॉप ड्रॉप वाला, ये यहां पर टेस्ट हो चुका था ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। तो टकरा के वापस डाउन आया और इस डिमांड जोन से प्राइस पिकअप होकर वापस ऊपर जा रहा है, और अब ये जो बचा पूछा था उसको भी हिट कर चुका है प्राइस, और अब यहाँ से डाउन आ रहा है, ठीक है। क्वार्टरली की बात करूं मैं तो आपको क्वार्टरली पर यहाँ पर कौन सा डिमांड जोन दिख रहा है, यही दिख रहा है, 2 बेस, ये सॉरी 5 बेस वाला, यही 5 बेस वाला क्वार्टरली का भी डिमांड जोन दिख रहा है हमें, ठीक है। इसके पहले तो कोई भी ऐसा डिमांड जोन ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, क्वार्टरली भी मार्क कर लिया अपन ने, हाफ ईयरली भी मार्क कर लिया, एक बार ईयरली देख लेते हैं। ईयरली पर तो मुझे कुछ खास पिक्चर अभी दिख नहीं रही है। ये साल अगर कुछ अच्छी क्लोजिंग होती है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये डिमांड जोन एक बन जाएगा। अभी इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हो रही है, ये अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करेगा, अगर अगर करेगा तो हमारा ईयरली का डिमांड जोन होगा। बाकी ईयरली पर मेरे पास अभी कुछ खास पिक्चर है ही नहीं। हाफ ईयरली का हो गया, सप्लाई जोन में है प्राइस अभी, सप्लाई जोन से रिएक्ट भी कर रहा है, और हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी हमारे पास। क्वार्टरली की बात कर ली हमने, ये क्वार्टरली ऑलरेडी यहाँ से टेस्टेड था, अगेन वापस ऊपर गया, और जब डाउन आया था यहाँ से तो ये क्वार्टरली को टच किए बिना ही ऊपर जा रहा था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि एक चीज ये भी सोचे कि जब प्राइस इस डिमांड जोन में आएगा, ठीक है, थोड़ी सी अप्रोच समझने का ट्राई करना आप लोग। जब प्राइस इस डिमांड जोन में आएगा तो ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग है ना अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली, ये सभी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को हल्का रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि यहां पर अगर प्राइस आता है तो चांसेस हाई है कि यहां से एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें अगेन, ठीक है। चलिए इतना भी ठीक है। इसके अलावा क्या कोई क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, मैं बात करूं यहाँ की तो ये एक है, कौन सा, 240 के आसपास। बट इसे मैं इसलिए नहीं मार्क कर रहा हूं अभी क्योंकि ऑलरेडी इसका जो वीक पार्ट है वहां से प्राइस बहुत हद तक ऊपर जाके टेस्ट करके डाउन आ चुका था। अगली बार जब अब यहाँ से प्राइस वापस रिटर्न लौटेगा तो मुझे लगता है कुछ देर के लिए ही रोकेगा, इसको मैं इतनी ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास अब कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। जो बचा कुचा था हाफ ईयरली का वो यही है। ओके मंथली पे चलते हैं। उसी हाफ ईयरली के अंदर ये जो हाफ ईयरली की लाइन है इसी के अंदर ये मंथली का भी डिमांड जोन है, ठीक है। काइंड ऑफ ड्रॉप बेस रैली भी आप मार्क कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर आप इन सबको कंसिडर करते हैं तो मल्टीपल बेसिस वाला एरिया है, ठीक है। वैसे भी हमें यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड तो करना नहीं है, कीप इन माइंड हमें डायरेक्ट तो ट्रेड करना नहीं है। हाफ ईयरली का लोकेशन है, क्वार्टरली का भी एक डिमांड जोन है, और प्राइस टच किए बिना ही चल रहा है, ठीक है। तो अगली बार जब प्राइस आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आने के बाद हमारा एक्शन क्या होगा, पहले तो ये मुझे बताइए कि ये हाफ ईयरली का जो लोकेशन है डिमांड जोन है जिसका हाफ ईयरली का डिविडेंड अप है, वहां पर हमें बताइए कि यहाँ पर हम आने के बाद क्या करेंगे, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा नेक्स्ट।
प्रणव कह रहे हैं कंफर्मेशन लेंगे या डेली का डिविडेंड अप होने का वेट करेंगे। ठीक है, राजकुमार जी कह रहे हैं रिपीट वन क्वेश्चंस अगेन। राजकुमार जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस इस हाफ ईयरली सप्लाई जोन से आ रहा है, कम से कम इस हाफ ईयरली डिमांड जोन का वेट करेंगे हम, या क्वार्टरली डिमांड जोन का भी वेट करेंगे, जो कि दोनों एक ही जगह मर्ज हो रहा है। मंथली डिमांड जोन भी यहीं पर है, यहाँ पर आएगा तो आने के बाद हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, यहाँ से वापिस से जब ऊपर जाएगा प्राइस तो एक्शन प्लान क्या होगा, उसका पूछा था मैंने। इधर कंफर्मेशन और डेली डिविडेंड अप होने का वेट। ओके, देखिए कंफर्मेशन मैंने क्या कहा था कि ईयरली और हाफ ईयरली के लोकेशन की बात कर, अगर उसके टीवी ट्रेंड अप है, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के टीवी ट्रेंड अप है, तो हम कंफर्मेशन ले लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर लोकेशन के ही यानी कि हाई टाइम फ्रेम के ही अगर ट्रेंड डाउन है, तो वहां पे हम कम से कम डेली टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करेंगे। ये केस था। लेकिन वहां पे एक और बात कही गई थी कि जब ईयरली और हाफ ईयरली लोकेशन की बात करी जा रही है, ईयरली डिमांड जोन और हाफ ईयरली डिमांड जोन की बात कर रही जा रही है, तो वहां पे चाहे उनके टीवी ट्रेंड अप हो या डाउन हो, उन हाई टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस हिट करेगा, उसके बाद हम सीधा वेट करेंगे डेली टीवी ट्रेंड अप होने का ही। वहां पर हम कंफर्मेशन जैसी चीज प्ले नहीं कर सकते, बहुत रिस्की हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, प्राइस 200 के आसपास से टच होकर सीधा मतलब 100 रुपए के अंदर आ जाएगा, 50 से 60% का करेक्शन होगा, और हम सिर्फ एक डेली डिमांड जोन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें पूरा ओवरऑल एक डेली का टीवी ट्रेंड अप चाहिए, जो क्लियर पिक्चर हमें दे कि हाँ अब नीट एंड क्लीन ट्रेंड अप हो चुका है। हमें कंफर्मेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं। कंफर्मेशन कब लेंगे पता, मान के चलिए ये मंथली डिमांड जोन है, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से मार्क करता हूँ। अब हाफ ईयरली सप्लाई जोन को प्राइस टच करके आ रहा है, और इस मंथली डिमांड जोन, और मुझे इस मंथली के लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, और मंथली का टीवी ट्रेंड भी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता, यहाँ पे मैं बात करूँ डेली का, ठीक है, डेली का कोई अच्छा एग्जीक्यूशन है मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलेगा, यहाँ पर आने के बाद कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं देखूंगा कि हाँ ठीक है ट्रेड किया जा सकता है। मंथली का डिमांड जोन बहुत अच्छा है, और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, ठीक है, जिसके अंदर मंथली में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ टेस्टेड था, और उसके अकॉर्डिंग आप मंथली का डिमांड जोन देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंफर्मेशन ले लूंगा। अगर हाफ ईयरली का सप्लाई जोन ना होता और ये मंथली का लोकेशन होता और डेली के अंदर इसके अंदर भले कुछ ना होता, तब तो और अच्छे से कंफर्मेशन ले सकते थे। बट अभी भी मैं क्या करूंगा, एडवांस अप्रोच बता रहा हूँ कि हाफ ईयरली सप्लाई जोन के अंदर मंथली का कुछ भी अच्छा नहीं है, बस ये कि हाफ ईयरली सप्लाई जोन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो रिएक्शन दे रहा है, बस उस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट प्ले नहीं करेंगे मंथली डिमांड जोन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेली का कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। वापिस से यहाँ पर आते हैं, अब बात करते हैं वापिस हम इस जगह की, कि जब ईयरली मतलब ये जो हाफ ईयरली डिमांड जोन के अंदर प्राइस आएगा, तो यहाँ पर कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है इतना ऊपर से, हम यहाँ पे डेली का डिविडेंड अप होने का ही वेट करेंगे। अगर यहीं पर मैं बात करूं क्वार्टरली की, ठीक है, ये क्वार्टरली की, क्वार्टरली का ट्रेंड क्या है, क्वार्टरली का डिविडेंड अप है, ठीक है। अब ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, साथ में हाफ ईयरली दोनों मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टरली से ज्यादा वेटेज आप किसको दे सकते हैं, हाफ ईयरली को, क्योंकि पता है हमें कि इसी हाफ ईयरली के साथ में क्वार्टरली भी सिंक कर रहा है। तो यहाँ पर हमें डेली कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, डेली का डिविडेंड अप होने की, इस जगह आने के बाद, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर से आएगा। मैंने कल भी बताया था, जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे थे टीसीएस के अंदर, कि 50 से 60% करेक्शन हो चुका है, और हम सिर्फ एक डेली का कंफर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हमें चाहिए टीवी ट्रेंड एक अप कर दे डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। अभी जो आपको मंथली सप्लाई जोन दिख रहा है ऊपर, सॉरी मंथली डिमांड जोन दिख रहा है ऊपर, वो हाफ ईयरली सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि हाफ ईयरली सप्लाई जोन के अंदर कोई मंथली का सप्लाई जोन नहीं है। अच्छा, इस हाफ ईयरली सप्लाई जोन के अंदर मंथली का सप्लाई जोन कुछ भी अच्छा नहीं है, जो था सब कुछ टेस्ट कर 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 प्राइस आ रहा था। अच्छी बात एक तो ये है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये जो हाफ ईयरली के साथ में क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, ड्रॉप 3 बेस और ड्रॉप ड्रॉप, ये भी ऑलरेडी पहले टेस्ट कर चुका था, 2024 में ही टेस्ट कर चुका था। अब जब वापिस आ रहा है तो थोड़ा इंडिप जा रहा है, और उसके सामने आप ये देखिए,
कि मंथली का डिविडेंड अप है, क्वार्टरली का डिविडेंड अप है, और मंथली का ये लोकेशन जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे इसके अंदर कुछ भी इशू नहीं है। बस यहाँ पर क्या है कि इस मंथली के अंदर डेली का कुछ भी लोग एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ पे तो प्ले कर ही नहीं सकता। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं कंफर्मेशन ले लूंगा। एक चीज, दूसरी चीज कि ये डिमांड जोन आपको दिख रहा है, ये वाला 7/7 तो नहीं है, बट फिर भी लेगआउट को देख के मेरे पास 3 स्टूडेंट ने इसका चार्ट भेजा था डायरेक्ट, क्या देखकर कि सर सेल का डिमांड जोन है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सेम बात क्या कही थी उन्होंने, सर ये मैं कम से कम 1:2 के लिए प्ले करूंगा। तो मैंने कहा था कि नहीं, थोड़ा सा रिस्की है, मत करिए इसके अंदर। तो उन्होंने क्या बोला, सर एग्जीक्यूशन इतना प्यारा है सर, जरूर चलेगा। अब वो मेरी बात ही नहीं माना। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। आप भूल गए वेन टू बी एग्रेसिव कंजर्वेटिव वाली चीज, के जब आपको पता है कि हाफ ईयरली सप्लाई जोन के अंदर है, तो कम से कम भी मंथली तक तो रुक जाना चाहिए ना। और अगर 7/7 भी नहीं है यहाँ पर, तो होता तो भी रुक जाना चाहिए था। 7/7 नहीं है, अगर होता तो भी रुक जाना चाहिए था। आपको इतना अग्रेसिवली प्लान नहीं करना है। क्या हुआ, प्राइस ने 3-4 दिन 5 दिन रोक पाया और फिर आज फाइनली ब्रेक कर दिया। और डेली का टीवी ट्रेंड भी क्या कर दिया, इसका डाउन कर दिया। अब पता है हमें कि जब डेली का टीवी ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो हम कम से कम इस मंथली डिमांड का वेट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा रिवर्सल का सप्लाई जोन है जिसके ऊपर क्लोजिंग मिली, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि इसका जो सेल का यानी मेटल सेक्टर क्या कर रहा है, वो भी देख लेंगे, जो कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। ओके, ठीक है। आया समझ में, इसी किसी को कोई डाउट? मंथली डिमांड जोन में आएगा तो कंफर्मेशन लेंगे डेली पर। और ये डेली का जो डिमांड जोन था, इसको डायरेक्ट प्लेन नहीं करना था, बहुत रिस्की हो जाता ये। सेकंड चीज कि हाफ ईयरली डिमांड जोन के अंदर जब भी प्राइस आएगा, आज आए, आज तो नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा, कम से कम भी कुछ मंथ लगेंगे, हो सकता कुछ क्वार्टर लगे, हो सकता साल 2 साल भी लगे, कभी भी प्राइस अगर यहाँ पर आता है, ये मार्क आज से हमारा होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस अभी से होना चाहिए, जिस भी दिन ये प्राइस यहाँ पर आएगा हमको ट्रेड करना है। यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे डेली, सॉरी डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करेंगे, और वहां से फिर हम अच्छा खासा आगे प्ले करेंगे। और मैं आपको अभी से बता दूं कि अगर ये इन केस धीरे धीरे किसी भी दिन यहाँ तक आता है, तो नेक्स्ट डेली टीवी ट्रेंड अप होने के बाद मैं कहाँ तक प्ले करने का सोचूंगा, मैं आपको पता है, कम से कम भी यहाँ तक। ये इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि कोई सप्लाई जोन नहीं रहेगा, फिर कुछ भी सप्लाई जोन नहीं रहेगा। ये अप्रोच है मेरी इसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, तो हाफ ईयरली डिमांड जोन बहुत बढ़िया है, बट दूर है अभी। अभी अप्रोच हमारी यहाँ पर होनी चाहिए इस मंथली डिमांड जोन में, कि मंथली डिमांड जोन में आए, डेली का कंफर्मेशन लेंगे, फिर रिप्ले करेंगे। और ऐसे जो दिखने वाले डिमांड जोन अच्छे हैं, इन पे रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें कभी भी, क्योंकि हाफ ईयरली सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है, और स्ट्रक्चर भी 7/7 नहीं था। सिर्फ लग रहा है कि ड्रॉप आया और सीधा रैली आ चुकी, बस और कुछ भी नहीं। और डेली टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है, इस वजह से इनको प्ले नहीं करना चाहिए। मंथली लोकेशन के अंदर अगर एग्जीक्यूशन अच्छा होता तो हम डायरेक्ट प्ले करते एमआईटी को यहाँ पे, क्योंकि हाफ ईयरली सप्लाई जोन कुछ खास नहीं है। प्रणव, डिपेंड करता है यहाँ पर कि अगर सेक्टर सपोर्ट करता उसी के साथ, तो मैं 1:2 के लिए रिस्क ले सकता था, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट रिस्क नहीं लेता। ठीक है। और दूसरी चीज कि मैं मोमेंटम भी अब देख रहा हूँ यहाँ पर, जो उस दिन हमने मोमेंटम पढ़ा था, है ना, तो मुझे पता है क्लियर कि जब प्राइस जा रहा था यहाँ पर, जाते जाते थक चुका था, एक अच्छी बाइंग दिखाई बस, ताकि बायर्स को, होता ना, रिटेलर्स को क्या चाहिए, एक अच्छा प्राइस दिखना चाहिए। कि जिस दिन ये बाइंग आया था 13 मई के दिन, उस दिन तो सेल आपको टॉप गेनर में दिख रहा होगा, एफएनओ की लिस्ट में। ठीक है, टॉप गेनर दिख रहा होगा। और फिर भी अगले दिन और प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पे जाते जाते सब लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता, लेकिन वापस से देखिए, अब ये जो बाइंग आ रही थी यहां से, इसको देखिए, और अब ये जो सप्लाई जोन के अंदर जाने के बाद अब ये मोमेंटम देखिए, सेलिंग का दिख रहा है ना। प्राइस इतना ये जो दिख रहा है, इतनी अच्छी बाइंग के सामने भी कुछ रिएक्शन नहीं मिला, एटलीस्ट 1:2 का भी टारगेट नहीं दे पाया, रोका प्राइस को बस। और फाइनली जैसे ही निफ्टी अब सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है, ये डाउन आ गया आज।
हल्का सा सप्लाई जोन का सपोर्ट मिला सेल को और ये ब्रेक कर गया सीधा। अब मैं ये भी देखूंगा ना कि मोमेंटम कैसा मिल रहा है यहाँ से, सेलिंग किस प्रकार की, अगर तेज है तो फिर कंफर्मेशन का बकायदा वेट करूंगा मैं। एक अच्छा सप्लाई जोन को स्ट्रॉन्ग हो रिवर्सल का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे और फिर वापस से सेलिंग दिख जाएगी मुझे कि हाँ ये कम आ रही है, एंट्री देने जब वापस प्राइस आ रहा है मेरे कंफर्मेशन वाले डिमांड जोन में, तो तेजी से एंट्री मिल रही है, थोड़ा स्लो स्लो प्राइस आ रहा है सिर्फ एंट्री देने के लिए। तो ये अप्रोच जो होती है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ये मुझे समझ में आ जाएगी अराइवल के टाइम पर। और अगर इसे चलना होगा, इस मंथली डिमांड को रिएक्शन देना होगा, कंफर्मेशन देके चलना होगा, तो वो बकायदा चलेगा। और अगर सच में इस मंथली डिमांड जोन में ये जो दिख रहा है हमें, इसमें अगर पावर नहीं है, तो कंफर्मेशन दिए बिना ही ये टूट जाएगा, आराम से टूटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी वैसे भी टीवी ट्रेंड डाउन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा पता? अब आप सोचिएगा, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने का ट्राई करना, ठीक है? हाफ ईयरली सप्लाई जोन में प्राइस गया है, ठीक है? वीकली का लोकेशन टाइप बन चुका है यहाँ पर, कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी वीकली का लोकेशन टाइप है, ठीक है? मंथली का सब अगर यहाँ तक भी आ जाता है प्राइस, तो काइंड ऑफ मंथली का सप्लाई जोन बनना चाहिए, बट नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। डेली की बात करो तो डेली का टीवी ट्रेंड भी डाउन हो चुका है। अगर प्राइस यहाँ से, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना, खाली आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ऑब्जर्व करना। अगर ये थोड़ा सा और डाउन आकर बिना मंथली को टच किए, बिना मंथली डिमांड को टच किए प्राइस अगर रिटर्न वापिस जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और यहाँ पर जाता है ना, तो मैं हो सकता है यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करूं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1:2 के लिए ही प्ले करूंगा, लेकिन एक बार के लिए प्ले करूंगा, मैं देखूंगा। और हो सकता है मैं इसमें कुछ मेरा मेरा कुछ एक्सपीरियंस हो, उसका यूज करूं मैं यहाँ पे। सेक्टर का मैं प्लान सेट करूंगा, मैं देख सकता हूँ कि मेटल सेक्टर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, निफ्टी उस वक्त क्या कर रहा है ना, ओवरऑल मार्केट के जितने भी हाईली वेटेड स्टॉक्स या सेक्टर है वो सभी कहाँ पे हिट हो रहे हैं एक साथ, क्या सभी के सभी चीजें सप्लाई जोन में चली गई है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि हाँ मैं कम से कम भी 1:2 के लिए एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर प्राइस बिना मंथली को टच किए अगर यहीं से रिवर्स हो जाती है, तो अगर मंथली को हिट हो गई तो ये फेल हो गया, फिर तो ये इनवैलिड हो गई चीजें, फिर तो सेल साइड ट्रेड प्लान करना ही नहीं। आया समझ में? और आप लोगों को अभी ऑब्जर्व करना है खाली, कि बस इस तरीके से अगर कुछ होता है तो क्या होगा। ठीक है, ट्रेंड डाउन हो चुका है, मतलब अगर हमारा टीवी ट्रेंड अप होता तो हम कैसे बाई साइड के लिए ट्रेड करते हैं, वैसे जब ट्रेंड डाउन हो चुका है, डेली का टीवी ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो हम सेल साइड के लिए भी तो प्लान कर सकते हैं ना। बस ये है कि हम मंथली डिमांड को प्राइस हिट कर गई तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड करने से थोड़ा बचेंगे। ठीक है, जैसे हमारा हाफ ईयरली सप्लाई जोन को प्राइस हिट करा तो हम इस डेली पे ट्रेड नहीं करे, भले डेली का टीवी ट्रेंड अप था, फिर भी नहीं करा ट्रेड, और एग्जीक्यूशन भी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो अभी मैंने सेल को आपको स्टडी करके बताया, इसको थोड़ा सा रिपीट करके देखना और बातों को थोड़ा समझने का ट्राई करना कि बोल क्या रहा हूँ। और जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशंस किसी दूसरे स्टॉक पे दिखेगी या किसी सेक्टर पे दिखेगी, तो आपको ये चीज उस वक्त क्लिक कर जाएगी कि अच्छा सेल के अंदर भी ऐसा हुआ था, यहाँ पर भी सेम वैसी पिक्चर बन रही, देखते हैं इस बार क्या होता है। और जब ऐसी आप 2 3 4 5 बार ऐसी पिक्चर देख लोगे ना इस तरीके की सिचुएशन में, कि हाफ ईयरली को प्राइस हिट कर रहा है, तो उसके वहां से जब प्राइस वापस आ रहा है तो मंथली का एक डिमांड जोन है, ये आप चेक करना आप इस बार। अब तो आपको पता है ना कि हाफ ईयरली सप्लाई जोन से आ रहा है, मंथली के अंदर आएगा डिमांड जोन के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आप चेक करना कि प्राइस क्या कर रहा है, इसको डेली बेसिस पे चेक कीजिए, आप सेल को डेली बेसिस पे चेक कीजिए ये क्या कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद कंफर्मेशन दिया तो वो चला या नहीं चला, ऐसा लगा कि क्या हुआ, या कंफर्मेशन दिए बिना ही ये सीधा ब्रेक कर गया। और ये भी देखिए कि अगर यहाँ से डेली टिविटन डाउन हो चुका है यहाँ पे, है ना, और हाफ ईयरली से भी प्राइस आ रहा है, तो ये अगर डेली टिविटन डाउन ही रहा, मान के चलिए, ठीक है, डेली टिविटन डाउन ही रहा, तो क्या पता ये जिगजैग जिगजैग करके जिस तरीके से धीरे धीरे ऊपर गया, तो हो सकता है हाफ ईयरली डिमांड जोन तक भी प्राइस को जिगजैग फॉर्म में धीरे धीरे नीचे लाता रहे। ये सारी अप्रोच अब क्या होगी यहाँ से, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे कर रहे हैं। अब ये स्टॉक डिस्कस करने का एक और रीजन ये था कि इसके अंदर सेक्टर की बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। दूसरा कि जिन स्टूडेंट्स ने इसे ट्रेड किया था, वो अगर ये रिकॉर्डिंग आप जब दोबारा देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे
क्या रीजन था कि इस डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करना, और अभी भी इस मंथली डिमांड जोन को डायरेक्ट प्ले करने के बजाय कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन भी कैसा, नॉर्मल कंफर्मेशन नहीं, एक रिवर्सल सप्लाई जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा और उसके अंदर वापस से प्राइस धीरे धीरे आएगा या मोमेंटम के साथ आएगा वो भी चेक करूंगा। डायरेक्ट मंथली को ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई होप आपको सेल का प्राइस एक्शन समझ में आया हो। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन पढ़ते हैं अपना सेक्टर एनालिसिस। ठीक है, अब सेक्टर एनालिसिस की ना दो क्लास होगी, एक आज और एक कल। ठीक है, दोनों क्लास के अंदर हम सेक्टर की बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं जिसको अपन दो भाग में बांटेंगे। एक इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये भी देखेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज से, और ट्रेडिंग पर्पज से भी। ठीक है, पूछिए पूछिए। वेटेज की स्पेलिंग सही है, पता नहीं, छोड़िए। ठीक है, वेटेज क्या होती है, पहला क्वेश्चन आता है कि वेटेज क्या है, मतलब सेक्टर के अंदर वेटेज क्या चीज है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। वेटेज से हमें पूरा ओवरऑल समझ में आएगी। ठीक है, पहले कुछ चीजें आपको अलग बताता हूँ मैं, देखिए इसको थोड़ा अपन साइड में हटाते हैं। ठीक है, चल रहे रेडी सभी लोग, किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर बीच में पूछेंगे तो आप मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा। जल्दी पूछ लीजिए कुछ पूछना है तो। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, कंफर्मेशन वाला जो कल हमने पढ़ा था ना उससे रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ा कंफर्मेशन वाला जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो वो हम फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सीधा चलता हूँ क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। कल जो हमारा कंफर्मेशन पढ़ा था ना अपन ने, उसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि बचा कुचा कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, नहीं समझ में आया तो फिर आगे अपन और बात कर लेंगे जब भी आप मुझे पूछोगे तो, बट अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। क्वार्टरली डिमांड जोन है, डिविडेंड अप है, कोई दिक्कत नहीं। सीधा वीकली पे जाएंगे, एग्जीक्यूशन कुछ अच्छा है नहीं है। ठीक है, कुछ भी अच्छा एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं था, तो क्या करना है, डेली पर चले जाना है। डेली पर जाने के बाद अब इसका टीवी ट्रेंड अप कब होता, अपने को पता है टीवी ट्रेंड अप कब होता। ये एक इंटरनल है, जैसे ये एक इंटरनल है वैसे ये भी एक इंटरनल है, मतलब अंदर वाला एक स्विंग बना था, लेकिन ओवरऑल इसका टीवी ट्रेंड अप कब होगा, ऑल टाइम हाई वापिस जाएगा तब, डेली के अकॉर्डिंग भी,
अगर मैं यहां तक भी देखूं, आप इसके बाद देखिए अभी प्राइस इसके अंदर आया नहीं है। अभी इस अकॉर्डिंग भी अपन देखें, इसको चलो डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अपन क्या देख रहे हैं कि हमें पता है कि ये एक ओवरऑल स्विंग दिख रहा है बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा स्विंग में देखो तो मुझे यही दिख रहा है। अगर छोटे की बात करो तो छोटे के लिए क्या अपने पास एक ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, क्लोजिंग करे तो एक तो ये स्विंग बन गया, तो ये स्विंग बन गया हाई। अब वापिस से हाई क्या बन गया, ये बन गया। अब वापिस से डाउन आया प्राइस, और हल्का सा होता ना, इतना ज्यादा बड़ा पिक्चर नहीं है, बाकी एक छोटा सा स्विंग बना। तो अगर उसको भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये रहा मेरा स्विंग हाई, और इसके स्विंग लो क्या था, ये था, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, फिर से मिल गई। अब वापिस से स्विंग क्या बन गया, लो। ये क्यों? क्योंकि इसी स्विंग ने वापिस से ये यहाँ पर एक हायर लो बनाया। तो अब अपने को चाहिए क्लोजिंग इसके ऊपर, और वापिस इसने क्लोजिंग कर दी नीचे, ठीक है। कहां तक गया प्राइस? अब सीधा ये दिख रहा है कि अपने को ये प्राइस आ गया यहां तक, यहां तक आ गया है। अब ये अपना वो स्विंग है। अगर मैं इसको छोटे छोटे स्विंग कंसिडर करूँ तो, और ओवरऑल अगर मैं डेली की बात करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक स्विंग लो है और ये सीधा स्विंग हाई है। ओवरऑल एक बड़ा, तो बड़ा तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग जाएगी, तभी मतलब स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। और अभी ये धीरे धीरे डाउन ही आया था। बाकी ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग इसे भी कोई कंसिडर करना चाहे तो ठीक है। यहाँ से दिख रहा है कि एक स्विंग लो बना और एक वापिस से हायर लो बनाया, हायर लो बना के वापिस से चीजें डाउन आ गई। अभी अगर क्या होता है यहाँ पर, इसे देखिए आप, वापिस से इसने क्या करा था, ये जो डेली की लाइन इसको डिलीट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है F4D, ये स्विंग लो मार्क कर रखा है कि यहाँ से फिर से रिट्रेस हुआ था प्राइस, लेकिन वापस डाउन आया, लेकिन नीचे ब्रेक करा बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर एक क्लोजिंग दे देता नीचे, एक अच्छी अच्छी एक रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे मिल जाती, तो अपना ये स्विंग हाई बन जाता। उस अकॉर्डिंग अपना डेली का टीवी ट्रेंड यहीं पर अप हो जाता, है ना। डेली का टीवी ट्रेंड यहीं पर अप हो जाता। इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग मिली तभी अपना डेली का टीवी ट्रेंड अप हो जाता। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। अभी अपने को क्लोजिंग किसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर। अगर अपन चाहते हैं कि डेली का टीवी ट्रेंड हो जाए तो इसके ऊपर, और अगर कोई इसको पूरा ही स्विंग कवर कर रहा है तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के बाद ही डेली का टीवी ट्रेंड अप होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि जब हायर टाइम फ्रेम, क्वार्टरली का इतना प्यारा लोकेशन है, ओवरऑल ट्रेंड अप है उसका हायर टाइम फ्रेम पर भी, तो इसको अगर अपन डायरेक्ट अब डेली पे प्ले करना चाहे तो क्या डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करेंगे तो ये मूव जो यहाँ से यहाँ तक है ये मिस हो जाती। तो अपने को वहां पे कल क्या पढ़ा था कि कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन में मैंने कौन सा कहा था कि ऐसा नहीं कि ये जो दिख रहा है ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन ये, या फिर ये मुझे ओवरऑल एक स्विंग हाई चाहिए था कि एक इंटरनल भी एक छोटा सा स्विंग हाई बन जाता है, मतलब एक कर्व टाइप बनता है, एक रिवर्सल टाइप कुछ बनता है, उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पर मिली क्लोजिंग बकायदा, ठीक है। अब वापिस से ये जो डिमांड जोन बना है, इसके अंदर प्राइस आया तो कैसा आया, धीरे धीरे आया। क्या मोमेंटम करके आया? नहीं आया। बाइंग का मोमेंटम देखिए आप, यहाँ पर भी बाइंग का मोमेंटम देखिए इस तरीके से, और ये सेलिंग देखिए, सेलिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे इसके अंदर प्राइस आया धीरे धीरे। और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको और पिक्चर क्लियर मिल जाएगी कि इस क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर आने के बाद ये रैली बेस्ड ड्रॉप ड्रॉप का सप्लाई जोन टाइप, और इसी के ऊपर क्लोजिंग करी इस वीकली के डिमांड जोन है ड्रॉप बेस्ड रैली का। अच्छा, एक सप्लाई जोन को भी खत्म करा। मतलब जो हम डेली पे चाहते हैं वो ओवरऑल वीकली पर भी हुआ, और डेली पर जो चाहते हैं हम, तो इस स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोजिंग मिली, मतलब ये सही था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू वीकली ये इसके अंदर आया प्राइस, और यहाँ से बहुत अच्छा चला, एक वीकली का सप्लाई जोन था वहां तक। अब डेली के अकॉर्डिंग क्या है कि डेली का टीवी ट्रेंड अगर इसको भी माने तो यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती तो अप हो जाता, यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी तो अप हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हम, ये तो पता है ना हमें कि हम ओवरऑल क्वार्टरली से चल रहे हैं। तो अब जब ये क्लोजिंग मिल जाएगी मंथली की, इतनी प्यारी, ठीक है, मंथली की क्लोजिंग मिल जाएगी, मंथली का भी टीवी ट्रेंड अप है, मंथली का डिमांड जोन अच्छा हो जाएगा। वीकली का यहाँ पे देखिए, वीकली डिमांड जोन भी एक फॉर्म हो चुका है। और डेली की बात करूँ तो डेली का टीवी ट्रेंड क्या, अभी डाउन अगर मानते हैं, बहुत अच्छा होगा कि प्राइस क्या करे, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। अगर क्लोजिंग करके ये डाउन आएगा तो फिर आप बताइए मुझे, क्या आप ये डिमांड जोन वापस से प्ले कर सकते हैं, ये वाला? मैं इसको एरो से मार्क करता हूं, आप ये डिमांड जोन प्ले कर सकते हैं? बताइए, आप ये डिमांड जोन प्ले कर सकते हैं? यस। क्या ये वाला प्ले कर सकते हैं, 6 आउट ऑफ 7 वाला, जिसमें 4 बेस है, ड्रॉप 4 बेस और रैली गैप अप के साथ?
और फिर अनदर पूरा ओरिजिन पॉइंट है। ये भी प्ले कर सकते हैं, ये भी प्ले कर सकते हैं। अगर मैं मंथली का बात करूं, अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ठीक है, मेरा पॉइंट वापस याद रखना, अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं क्या करूंगा, ये रहा मंथली का डिमांड जोन, ठीक है। और डेली की बात करूं तो डेली का ये कंजर्वेटिव डिमांड जोन, जिसको अपन एक अच्छे वीकली सप्लाई जोन तक ट्रेड करेंगे, लेकिन ये अग्रेसिव होगा। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको 1:2 के लिए प्ले कर सकते हैं अपन ऊपर वाले को। कब कब कह रहा हूं मैं, अगर अपने को इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो। अगर नहीं मिली तो भी ये मंथली डिमांड जोन वर्क तो कर जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली से बना हुआ मंथली फॉलोअप है। जैसे ये क्वार्टरली के बाद ये वीकली चला ना, वीकली बनकर कंफर्मेशन में आया, बहुत अच्छा चला। वैसे ही ये जो मंथली बन जाएगा, ये मंथली कहाँ से बना, इस क्वार्टरली से बना, और मंथली के ही सप्लाई जोन में गया प्राइस वापिस से। मंथली का सप्लाई जोन है, और अगर क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन बन चुका है तो क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वार्टरली का सपोर्ट है, मंथली का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे डेली का इतना प्यारा एग्जीक्यूशन, ये वाला ऊपर वाला में इतना अच्छा एग्जीक्यूशन होने के बावजूद भी 1:2 प्ले करूंगा। और ये जो नीचे वाला है, ये वाला ड्रॉप 4 बेस और गैप अप के साथ रैली, या फिर कोई इसको 3 बेस कंसिडर करके इसको रैली रैली कंसिडर कर रहा तो भी ठीक है, मुझे ओवरऑल मतलब है इस मंथली के अंदर है डेली का ओरिजिन पॉइंट। तो मैं ये भी प्ले करूंगा और ये भी प्ले करूंगा, नीचे वाले को एटलीस्ट मैं वीकली सप्लाई दूं तो प्ले करूंगा। दूसरी बात, ये चीज ध्यान देना हमेशा, जब भी आपको कोई सा मंथली डिमांड जोन में एंट्री मिले या वीकली डिमांड जोन में एंट्री मिले, कोई भी इनकम ट्रेड करो, प्राइस क्या इस तरीके से आ रहा है या दूसरा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। ये मोमेंटम के साथ आ रहा है और ये बिना मोमेंटम के साथ आ रहा है, मतलब सिर्फ सेलिंग प्रेशर बहुत कम दिख रहा है और इसमें ज्यादा दिख रहा है, तो हाई चांस है कि जब भी मोमेंटम के साथ आए ना तो थोड़ा सा ऊपर वाले को छोड़ देना, नीचे वाले को ही सोचना प्ले करने के लिए, अगर मोमेंटम के साथ आता है तो। लेकिन अगर धीरे धीरे आएगा तो इसको 1:2 के लिए आराम से प्ले करना, और नीचे वाले को एटलीस्ट वीकली सप्लाई जोन तक आराम से ट्रेड करना, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। ये कब मैं बोल रहा हूं, जब आपका इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप इसे प्ले कर सकते हैं आराम से, ठीक है। दूसरी बात जो कंफर्मेशन वाली थी वो अगेन, कि इस डिमांड जोन में आया, प्राइस यहीं से चला, ठीक है। ड्रॉप 4 बेस रैली रैली आया, अच्छा चला। वीकली के अकॉर्डिंग भी देखे तो डायरेक्ट वीकली पे इस डिमांड जोन को हिट करा, बहुत प्यारा चला। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि हायर टाइम फ्रेम के डिविडेंड अप हो, लोकेशन बढ़िया हो, और डेली पर और वीकली पर कुछ अच्छा नहीं हो अंदर, तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, आइए कंफर्मेशन लीजिए, कंफर्मेशन के बाद प्ले कीजिए, सिंपल सी बात। और डेली का डिविडेंड अप हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए क्या होगा, यही तो होगा वो स्विंग लो और ये स्विंग हाई, अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है। ये डिस्काउंट प्राइस के अंदर ही दोनों आ रहे हैं, तो इसे हम आराम से प्ले करेंगे, बहुत बढ़िया। यस, इफ डिविडेंड अप देन ओके, यस यस, ठीक है, आया समझ में। क्लियर। तो ये एक और ट्रेड मिल गई अपने पास, जहाँ पे 2 एंट्री पॉइंट मिल रहे हैं, ऊपर वाला 1:2 में दे देगा तो ठीक, नीचे वाले में आएगा तो 1:3 मिनिमम या वीकली सप्लाई जोन तक। ये स्टॉक भी आज के बाद आप कैरी फॉरवर्ड करिए आगे, ठीक है। एक एक जो प्रॉब्लम मुझे मिल रही है पता, पर्सनली वो मैं बता रहा हूँ, कि मैं ना मतलब मैं किसी स्टॉक की ज्यादा लंबी स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ अभी, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास जब खत्म हो जाएगी, 20 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे या संडे इस हफ्ते, जब क्लास खत्म हो जाएगी अपनी पूरी, फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगी 20 सेशंस पूरे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दौरान तो जितने एग्जांपल ले पाएंगे अपन स्टॉक के अकॉर्डिंग अलग अलग, उतना ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा भी सेशन रखेंगे जिसके अंदर भले 3-4 घंटे बैठना पड़े, अगर आप में कैपेबिलिटी है इतनी, आप में इतना पेशेंस, आप बैठ सके तो सिर्फ उसके अंदर ओवरऑल पूरा क्लास कंप्लीट करने के बाद में एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसके अंदर सिर्फ स्टॉक के ही टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, जितने हो सका उसके अंदर, भले 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 15 स्टॉक, जितना होगा उतना, 3-4 घंटे, 5 घंटे तक उसके अंदर वही सेशन रखेंगे सिर्फ, ठीक है। रखें या ना रखें आप बताइए, क्योंकि अभी क्या है कि देखो, अभी सेक्टर पड़ा ना,
है ना। सेक्टर के भी 2 सेशंस, आज का होगा वो और कल का होगा वो। अब एक तो थ्योरेटिकल पढ़ाने में टाइम जाता वो अलग, फिर उसका कुछ एग्जांपल्स 1 या 2 ले लो बस वो अलग। लेकिन मेरा ये सोचना है कि जितने ज्यादा एग्जांपल लेंगे ना वो उतना ही कवर होता है। तो अभी तो ठीक है, क्लासेस चल रही है तो अपन एक बार 20 सेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक सेशन ऐसा रखेंगे ना एक्स्ट्रा, बोनस सेशन के लो या जो बोलना हो बोलो, बस बाकी एक सेशन ऐसा रखेंगे 3 4 5 घंटे का, जिसके अंदर 5 10 15 20 25 जितने स्टॉक होंगे सभी का टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। और उसके अंदर पूरी जो 20 सेशन की जो भी स्टडी अपन ने करी है, जो भी लर्निंग अपन ने सीखी है, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक पेज में उनके एक एक वर्ड में उसको लिख लेंगे, शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि इस टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, ओवरऑल सारी चीजें, जिससे आपको हर चीज समझ में आएगी कि क्या अप्रोच होना चाहिए एक स्टॉक के अंदर, कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। यस बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, यस सर, डन रखो। ये आने वाले संडे को वो बेस्ट है, आई थिंक उसमें सब अच्छे से कवर हो जाएगा, ओवरऑल स्टडी एंड कॉन्सेप्ट पे कवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके बेस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ओके ओके ओके, ठीक, ठीक है ठीक है, बेस्ट रहेगा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो 20 सेशंस के अलग होगा, और फर्स्ट टाइम ही ऐसा अपन करेंगे। पिछले सेशन, पिछले जितने भी बैच हुए उसके अंदर ये चीज करी नहीं गई थी, बाकी ठीक है इस बार अपन करते हैं। द बेस्ट थिंग टू रिवाइज द स्टडी आल्सो सर। ओके ओके, चलिए चलिए, कंफर्मेशन वाला भी पार्ट कंप्लीट। अब अपन सेक्टर पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मुझे एक लग रहा था कंफर्मेशन वाली चीज कहीं ना कहीं मुझे एक था कि एक अच्छा एग्जांपल दे दूं, तो मिल चुका है। और भी आगे अपन देखेंगे, ठीक है, टाइम के साथ में। चलिए, अब मैंने कहा सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों पर्पज से देखेंगे अपन कि इन्वेस्टमेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आता है कि वेटेज, वेटेज क्या है सेक्टर के अंदर। ठीक है, वेटेज वाला पार्ट क्या होता है वो पढ़ते हैं अपन, है ना। स्टॉक की वेटेज सेक्टर के अंदर क्या होती है, सेक्टर बनता कैसे है, सेक्टर क्या चीज है, सेक्टर से निफ्टी कैसे बनता है, ये सारी चीजें वेटेज के अंतर्गत आती है। अपन ये वेटेज को पूरा कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्रेड टाइगर में जाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको मार्केट वॉच के अंदर आप जाओगे और एनएससी को आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो देखिए आपको यहाँ पे ब्रोडल मार्केट इंडेक्सेस दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको निफ्टी, निफ्टी 100 200 500, माइक्रो कैप, मिड कैप 100, मिड कैप 150 50, मिड कैप 400, ये सब दिख रहा होगा। स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 50, और निफ्टी टोटल मार्केट। ये एक ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, ठीक है। सेक्टोरल इंडाइसेस कौन सा है कि जैसे निफ्टी ऑटो होता है, निफ्टी बैंक होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, मेटल, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, फार्मा, मीडिया, एफएमसीजी, फिनसर्व, आईटी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर काम के कौन से हैं, एक तो निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंफ्रा, कंजप्शन, ये होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। पीएससी भी हो गया गवर्नमेंट के। और इसके अंदर ये जैसे एफएनओ लिस्ट आती है पूरी, है ना, जैसे एफएनओ अंडरलाइन, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ये जितने भी स्टॉक दिख रहे हैं आपको, है ना, ये लगभग 200 या 210 के आसपास स्टॉक के साथ, ये सारे वो स्टॉक है जो एफएनओ में ट्रेड होते हैं, मतलब जिनमें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड किया जाता है, वो लिस्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, वैसे ही ये पूरे सेक्टर होते हैं। इन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल भी होता है ना। ऑटो सेक्टर का अपना एक अलग काम होता है, निफ्टी बैंक का, कंज्यूमर ड्यूरेबल का, फिनसर्व, एफएमसीजी, मीडिया, ये अपने अपने अलग अलग सेक्टर होते हैं। और इन सेक्टर के अंदर इनके स्टॉक भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं निफ्टी आईटी की बात करूं, जैसे मैंने निफ्टी आईटी पे क्लिक करा, तो देखो आपको यहाँ पे कोफोर्ज आ गया, जो आईटी का, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्टर एंड इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आईटी आईटी दिख रहा है सभी में, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोफोर्ज, एचसीएल टेक, इन्फी, एलटीएम, एम्फोसिस, ओएफएसएस, परसिस्टेंट, टीसीएस, टेकएम, विप्रो, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो इस लिस्ट में नहीं है पर होते हैं, उनके आगे भी आपको आईटी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, निफ्टी आईटी। वैसे ही अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए, मैं बात करूं निफ्टी ऑटो की, तो निफ्टी ऑटो के कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, बॉश एलटीडी, आइसर मोटर, एक्साइड इंडस्ट्री, रोमोटो, एमएनएम, मारुति, मदरसन, सोनाकॉम्स, ये सारे, टीएमपीवी, टाटा मोटर प्राइवेट, प्राइवेट लिमिट व्हीकल्स ऐसा करके कुछ है ना। टाटा मोटर ही था पहले पर अभी टीएमपीवी कर दिया गया है इसको,
तो ये सारे कौन से ऑटो के हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर ये सारे दिख जाएंगे। इनको आप एक एक करके चेक करोगे तो इनके अंदर इनके स्टॉक भी है। निफ्टी पे जैसे क्लिक करूंगा तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। इसमें देखिए आप निफ्टी के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस से लगाकर विप्रो तक ये 50 स्टॉक है। इनके हर स्टॉक के आगे उनके सेक्टर के नाम भी है ना। जैसे अडानी पोर्ट तो क्या करता है, पोर्ट का काम है, पोर्ट एंड पोर्ट सर्विस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रहता है इसका। अपोलो हॉस्पिटल नाम से पता चल रहा, हॉस्पिटल का, हेल्थ केयर का ज्यादा है, ठीक है। एशियन पेंट तो किसका है, पेंट वर्निशेस का है। एक्सिस बैंक पता है फिनेंस के अंदर आ रहा है। बजाज ऑटो ऑटो का स्टॉक है। वैसे जियो फिन किसका है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर का है, इन्वेस्टमेंट वाला। कोटक बैंक फिनेंस का है। जेएसडब्ल्यू स्टील स्टील का है। ठीक है। जैसे एलटी, एलटी का में आता कंस्ट्रक्शन में, निफ्टी इंफ्रा इनमें आता मतलब, ठीक है। रिलायंस कहाँ गया, रिलायंस देखते हैं। रिलायंस रिफाइनरी, रिफाइनरी लेकिन ये ऑयल एंड गैस में आता है। ऑयल एंड गैस जो होता है ना सेक्टर, उसके अंदर आता है। तो ये सारे स्टॉक्स होते हैं, उनका अपना अपना सेक्टर भी होता है। और यहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। अगर आप शेर खान यूज करते हैं ट्रेड टाइगर तो आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इनकी वेटेज देखते हैं कि इनकी वेटेज होती क्या है। वन एवरी मंथ, अगर आपको टाइम मिलता है तो क्या एवरी मंथ एक दो सेशंस कर सकते हैं। डिफिकल्ट है सुमित जी, बट ये तो क्या है कि ये 20 सेशंस हो जाए उसके बाद एक सेशन ऐसा जरूर रखेंगे जिसमें अपन बहुत टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, बहुत सारी स्टडी करेंगे स्टॉक्स की अलग अलग अलग, ठीक है। लेकिन हर मंथ या एक दो मंथ में कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उनके लिए जरूर करूंगा जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने सोचा है थोड़ा सा कि अब 100+ स्टूडेंट हो जाएंगे बहुत जल्दी इस बैच के बाद में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन उन 100 में से 5 4 या 6 7 लोग 10 लोग जो भी मिलेंगे उनका एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा मैं, जो एक्टिव है, जो बहुत अच्छे से मतलब होता ना, हम मेंटर्स लोगों के माइंडसेट से जो अगर मार्केट में वर्क कर रहे हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाऊंगा और उनके साथ डिस्कशन ज्यादा करेंगे। क्योंकि वो मेहनत कर रहे तो उनकी एक्स्ट्रा मेहनत का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हम भी लगा सकते, ठीक है। चलिए, अच्छा वेटेज चेक कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। आपके सामने दिख रही स्क्रीन निफ्टी इंडाइसेस की। जल्दी से बताइए, मेरा ब्राउजर दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्रोम का। ओके, चलिए ठीक, फाइन। अब देखिए जैसे ही आप niftyindices.com सर्च करोगे ना क्रोम पर, तो आपको ये वाला पेज ओपन होके दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कहाँ पे जाना है, ये इंडाइसेस दिख रहा है, इस इंडाइसेस पे जाना है, ठीक है। इस इंडाइसेस पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, ये सारे दिख गए आपको जो अभी अपन ने शेर खान के अंदर भी देखे थे ट्रेड टाइगर के ऊपर। वैसे सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे दिखेंगे जो अभी अपन ने वहां पर भी देखे थे। ऑटो, बैंक, है ना, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, मेटल, नॉन बैंक फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, ये अलग अलग, पीएसयू रियलिटी, प्राइवेट बैंक, सभी, ठीक है। तो अपन ने दोनों का ही काम है, किसका, एक तो निफ्टी 50 यहाँ से दिखेगा अपने को, और ये सारे ये वाले जो होते हैं स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह, इनका भी एक अलग चीज होती है। मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले अपन सेक्टोरल इंडाइसेस देखते हैं, उसके उसके पहले अपन निफ्टी 50 देख लेते हैं, ठीक है, कि निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन आते हैं, उनकी वेटेज क्या क्या होती है। जैसे मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करूंगा तो ये एक पेज आएगा अपने सामने इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि निफ्टी 50 के अंदर मतलब निफ्टी 50 बना कैसे है। जैसे एक घर बनता है, घर बनने के अंदर क्या क्या होता है, सीमेंट भी होती है, जो ब्रिक्स आती है वो भी होती है, जो इटाड़ी जिसको कहते हैं, ईंट कहते हैं जिसको, ठीक है। रेत भी लगती है, सरिये भी लगते हैं, पानी भी लगता है। इन सब चीजों को मिला के एक घर बनता है पूरा। ये सारे मतलब क्या है इसके अंदर, अलग अलग चीजें हैं जिनको सबको मिला के मतलब एक दीवार खड़ी की जाती है और एक घर बनाया जाता है। उसी तरीके से निफ्टी बनता कैसे है, फिनेंशियल सर्विस से, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी,
आईटी, ऑटो, मेटल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, कंज्यूमर, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इन सबको मिला के क्या बनता है? निफ्टी बनता है। ठीक है, और ये सारे क्या है? सेक्टर है। ये सारे सेक्टर मिलकर ही एक निफ्टी को बनाते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है इसके अंदर, आप मुझे बताइए। टोटली 100% है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है आप मुझे बताइए। इस पूरे सेक्टर के अंदर, निफ्टी के अंदर ये सारे सेक्टर आते हैं, इन सभी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्टर की है मुझे बताइए। किसका परसेंटेज यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है? फाइनेंशियल सर्विस का। ठीक है, कितना है? 35%। मतलब निफ्टी के अंदर 35% वेटेज किसकी है? फाइनेंशियल सर्विस की। ठीक है, अब फाइनेंशियल सर्विस को जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो इसके अंदर स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। ठीक है, इन्हीं 5 बैंकों ने, जिसके अंदर से एसबीआई एंड पीएसयू बैंक का है, गवर्नमेंट बैंक है, बाकी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये चारों प्राइवेट बैंक है। ये चारों प्राइवेट बैंक और एक गवर्नमेंट बैंक एसबीआई पीएसयू बैंक वाला स्टॉक, इन पांचों ने ही निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज कवर कर रखी है। मतलब फाइनेंशियल सर्विस की बात करूं तो। ठीक है, अब जैसे ही अगर मैं ऑयल एंड गैस पर क्लिक करूं, तो देखिए 8% अकेले रिलायंस की है। ठीक है, 8% अकेले रिलायंस की है, सॉरी। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया। अब बताइए ऑयल एंड गैस के बाद, ऑयल एंड गैस के बाद किसकी आ रही है वेटेज ज्यादा? आईटी की आ रही है। आईटी के अंदर देखिए, आईटी के अंदर सबसे ज्यादा आपको दिखेगी इंफोसिस की, टीसीएस की, इनकी भी वेटेज अच्छी खासी है। ठीक है, अब और बात करते हैं। इसके बाद मुझे जो दिख रहा है वो है ऑटो की लग रही है। ठीक है, 6.87%, यहाँ पे 5 मतलब 6%। ऑटो का देखते हैं। ऑटो के अंदर आपको एम दिखेगा, ये रहा, और ये मारुति वगैरह सब 1-1%, पर 2.5% एम की भी वेटेज है निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये सब आप नोटिस करना अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एफएमसीजी के अंदर आईटीसी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इस प्रकार से इसकी वेटेज है। ठीक है, फिर किसका आ रहा है आईटी के बाद? मेटल देख लेते हैं। मेटल के अंदर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे इनको चेक करोगे ना आप, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको दिखेगा भारती एयरटेल 5%। निफ्टी के अंदर टेलीकम्युनिकेशन का पूरा सेक्टर, पूरा वेटेज किसने कवर कर रखा है? भारती एयरटेल। ठीक है, अब आप स्टॉक के नाम याद रखना जो जो अपन ने अभी डबल क्लिक करके देखे हैं। हेल्थ केयर का देख लेते हैं एक बार। हेल्थ केयर के अंदर कौन आ रहा है? ये हो गया इनको। ठीक है, हेल्थ केयर देखते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर कौन कौन आ गए? सन फार्मा, सबसे ज्यादा वेटेज। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि चलो ये निफ्टी आईटी, सॉरी, निफ्टी, और निफ्टी के अंदर ये सारे सेक्टर होते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक कौन कौन से हैं। तो जैसे आप ये फैक्ट शीट है ना, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ये फैक्ट शीट आ जाएगी आपके सामने, और ये हर क्वार्टर में चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा मई 29, 2026, मतलब अभी अभी मई के अंदर ही, लास्ट मंथ ही इसका, लास्ट मंथ जैसे ही खत्म हुआ तो इसका वेटेज चेंज हुआ। मतलब लास्ट टाइम अपडेट कब हुई थी? ये मई में हुई थी। ठीक है, मई के अकॉर्डिंग आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे, ये ये सारा आपको दिख रहा है। इसके अंदर क्लियर दिख रहा है कि किस सेक्टर की कितनी वेटेज है। तो मैं आपको अगर इतना ही बताऊं ना सिर्फ, कि अगर मार्केट के अंदर फाइनेंशियल सर्विस, ऑयल एंड गैस, रिलायंस, आईटी के स्टॉक्स, ऑटो के स्टॉक्स और एफएमसीजी के स्टॉक्स, है ना, और टेलीकम्युनिकेशन का अकेला भारती एयरटेल। ठीक है, अगर ये इतने सेक्टर के अंदर अच्छी खासी बाइंग है ना इन सभी के अंदर, तो मार्केट ओवरऑल बहुत बुलिश होगा।
और इन्हीं सेक्टर के अंदर, ये गिनती के जो आपको 6 सेक्टर दिख रहे हैं, इनके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी सेलिंग प्रेशर है ना, तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग दिखेगी आपको। अब आप ये देखिए यहाँ पर निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक, सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर रिलायंस इंडस्ट्री, फिर भारतीय एयरटेल। देखा, मैंने कहा था ना, भारतीय एयरटेल अकेला फोर्थ फोर्थ नंबर का है जो वेटेज कवर करके बैठा है, और ये अकेला ही पूरा टेलीकम्युनिकेशंस का लीड करता है, भारतीय एयरटेल अकेला। एल एन टी, लार्सन एंड टोरबो, फिर इन्फी आईटी का, एसबीआई एंड पीएसयू बैंक का, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक का, और आईटीसी एफएमसीजी का। ये 10 स्टॉक, ये 10 स्टॉक ही, 10 स्टॉक को ही अगर आपने ट्रेक कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं निफ्टी का व्यू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 स्टॉक ही अगर आपने अच्छे से इनको कवर कर लिया, इनके अंदर एम भी ऐड कर दीजिए आप, जो कि 11th वेटेज हो सकती है जिसकी, क्योंकि एम भी अच्छी अच्छी है। ये आईटीसी, एम, ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 11, 12 और 10 नंबर पे ऊपर नीचे होते रहते हैं हर मंथ में, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ओवरऑल मतलब ये 10-11 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका अगर आपने ट्रेकिंग अच्छे से करी तो उनका व्यू अगर आपका क्लियर होता है, आपका निफ्टी का व्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी का था अपना। चलिए वापिस से दूसरा देखते हैं। निफ्टी हो गया, निफ्टी आया समझ में? ओके ठीक है, चलिए निफ्टी हो गया। अब बात करते हैं सेक्टर इंडेक्स, उसके अंदर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं सबसे पहले। निफ्टी बैंक के अंदर कौन कौन से देख लीजिए। प्राइवेट बैंक 71%, 24% पब्लिक सेक्टर पीएसयू बैंक, ठीक है। अदर बैंक कौन से हो गए अपने? एयू बैंक, अदर बैंक में आ रहा है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पीएसयू बैंक के अंदर बीओबी, एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक की भी देखिए वेटेज कितनी अच्छी हो गई इसके अंदर। ये 5 स्टॉक पूरे पीएसयू बैंक के। इसमें एचडीएफसी बैंक अगेन 18% की वेटेज लेके बैठा है एचडीएफसी बैंक। अब आप नोटिस करते थे ना, एचडीएफसी बैंक किस किस के अंदर आ रहा है? निफ्टी के अंदर भी आ रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर भी आ रहा है, और अभी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भी आएगा एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये सारे हो गए अपने प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा मिलके बैंक निफ्टी को चलाते हैं, है ना। मतलब पीएसयू बैंक, जब भी आप सोचिए, अब आप नोटिस कीजिए कि जब भी बैंक निफ्टी अच्छा खासा चलेगा तो पीएसयू बैंक भी चलेगा, आईयू बैंक भी चलेगा। और अगर पीएसयू बैंक बहुत एक्सट्रीमली मतलब अच्छे खासे अब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करेंगे, और एयू बैंक को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसकी फैक्ट शीट डाउनलोड कीजिए अपन। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, छोड़िए। फैक्ट शीट नहीं देखते अपन, दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर कोई। अब फिनेंशियल सर्विस देखते हैं, ये रहा फिनेंशियल सर्विस, इसको अपन देखते हैं। इसकी फैक्ट शीट डाउनलोड करके देखते हैं। हाँ ये हो रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए फिनेंशियल सर्विस, जैसे ही मैंने ओपन करा तो देखिए यहाँ पर अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक का वेटेज कितना आ रहा है? 51%। यहाँ पर फिर से पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसयू बैंक भी आ रहा है ना। और ये छोटी छोटी चीजें फिर कि इन्वेस्टमेंट कंपनी भी होती है इनमें, लाइफ इंश्योरेंस वाली भी होती है, एक्सचेंज वाले भी होते हैं कुछ, होल्डिंग कंपनीज भी होती है, ये सब। लेकिन नॉन बैंक फाइनेंशियल सर्विस भी ऐड हो गया, मतलब ये थोड़ा सा इस बार फाइनेंशियल सर्विस का जो सेक्टर है वो चेंज हुआ है, मतलब ये सब भी एड ऑन कर दिए गए। लेकिन प्राइवेट बैंक के अंदर वापिस आपको ये 4 बैंक दिखेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस। नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी के अंदर कौन कौन आ रहे हैं? बजाज फिनांस, चोलाफिन, मुथूट, एसबीआई कार्ड, श्रीराम फिन। ये कौन से हैं? जो फिनांस के स्टॉक है। पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसयू बैंक के अंदर एसबीआई की अकेले की 9% वेटेज है फिनेंशियल सर्विस के अंदर। अब आप सोचिए, जिस दिन बैंक निफ्टी चलेगा अच्छा खासा, पीएसयू बैंक भी चलेगा, मतलब एसबीआई भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट बैंक्स भी अच्छे खासे चलेंगे, है ना, और फाइनेंशियल सर्विस भी चलेगा, तो सोचिए ना निफ्टी को कितना ऊपर ले जाएंगे ये अच्छे खासा। ये वेटेज का इस प्रकार मतलब काम होता है सब कुछ। और देखते हैं अपन वेटेज इसके अंदर। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एल आई होगा शायद से, नहीं है, कोई बात नहीं। एसबीआई लाइफ, एच डी एफ सी लाइफ, ये है। एक्सचेंज के अंदर कौन से आ रहे हैं? बीएससी, देखा ये ऐड हो गया अब।
मतलब फाइनेंशियल सर्विस के अंदर बीएससी भी आ गया, पहले नहीं थी ये चीजें, पहले ये नहीं था, ये अभी अभी ऐड किया गया है। होल्डिंग कंपनी के अंदर कौन आ रहा है? बजाज फिनसर्व आ रहा है, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर कौन सा आ रहा है? जियोफिन। ठीक है, जियोफिन भी बहुत अच्छा है। एसबीआई कार्ड और जियोफिन ये आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों आगे जाके। इस जियोफिन और एस एसबीआई कार्ड ये होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं, पीएफसी, आरईसी एलटीडी, ओके, और जनरल इंश्योरेंस एक बार और देख लेते हैं, आईसीआईसीआई। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब ये सारे स्टॉक जो जो अभी अपन ने ओपन करके देखे ना, ये सभी अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में हो। तो सोचिए अगर इन सब के अंदर से कोई भी स्टॉक ऐसा हो जो बहुत अच्छा क्वार्टरली डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन में आया हो, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विस भी क्वार्टरली डिमांड जोन में आया हो या मंथली डिमांड जोन में आया हो, निफ्टी भी क्वार्टरली मंथली डिमांड जोन में आया हो, तो सोचिए इन सबका एक साथ कितना अच्छा मतलब मिलाप होगा, सिंक होगी सारी चीजें, कि वहां से मार्केट कितना अच्छा बाउंस करेगा। तो डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए और देखते हैं। थोड़ी सी वेटेज चेक करेंगे ना जैसे जैसे, तो थोड़ा सही रहेगा हमारे लिए। ऑटो देख लेते हैं एक बार। ऑटो के अंदर ये सारे हैं, एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। देख लीजिए, एम टीएमपीवी मतलब टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आइसर मोटर, हीरो मोटोकॉप, ये सारे छोटे छोटे मदरसन, और ये सब कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर अशोक लेलैंड। ठीक है, ये सारे ऑटो के हो गए। और देख लेते हैं जल्दी से, कुछ कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ, ये स्टॉक इस सेक्टर का है, इस सेक्टर की वेटेज जितनी है, इस स्टॉक का इसके अंदर वेटेज जितनी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये अब हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार, मतलब एक याद हो चुका है कि ऑटो के अंदर कौन सा स्टॉक है, उसकी कितनी वेटेज है, कौन सा बड़ा स्टॉक है, कौन सा छोटा स्टॉक है, वो सब याद हो जाता है। ठीक है, एफएमसीजी जैसे अपन देखेंगे, एफएमसीजी जैसे देखेंगे तो पता चल जाता है कि हाँ, एफएमसीजी के अंदर कौन सा स्टॉक बहुत ज्यादा वेटेज कवर करके बैठा है। ठीक है, कौन से बड़े स्टॉक है, कौन से छोटे स्टॉक है, वो सभी ये देखिए, एक एक करके देख लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप खुद इसको चेक करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मरीको, पतंजलि, सब ये देखिए, रेडिको, यूबीएल, यूनाइटेड स्पिरिट, फिर ये अपना टाटा कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से एफएमसीजी हो गया। हेल्थ केयर देख लीजिए, हेल्थ केयर और फार्मा, इनमें कुछ कुछ चीजें कम कॉमन होती है। शायद से अब फार्मा नहीं है, शायद से अब हेल्थ केयर ही कर दिया गया है। निफ्टी फार्मा है क्या? हाँ है, निफ्टी फार्मा भी है, हेल्थ केयर भी। ठीक है, फार्मा के अंदर कौन सा? सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन। अब देखिए, उस दिन अपन ने सिप्ला देखा था ना, अब सोचिए सिप्ला आपका वीकली डिमांड जोन, डेली डिमांड जोन के अंदर आ जाए प्राइस, और साथ ही साथ उसका सेक्टर भी अपने डिमांड जोन में आएगा, तो सोचिए ना सेक्टर के साथ में कितने सारे स्टॉक्स अपने डिमांड जोन को हिट करेंगे। तो ये सभी मिलकर सपोर्ट करेंगे सिप्ला को। ठीक है, अगर सन फार्मा में कोई बहुत अच्छी डेली डिमांड जोन कोई अच्छा मिल रहा है अपने को ट्रेड करने के लिए, है ना, मंथली इनकम ट्रेड हो चाहे क्वार्टरली इनकम ट्रेड हो, फॉलोअप कोई डेली डिमांड जोन हो, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये अगर अपने डिमांड जोन में आए हैं, चाहे डेली, वीकली, मंथली, कहीं पर भी, और साथ में सन फार्मा भी अपने डिमांड जोन में, तो इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। सिंजेन, ओके, ज्यादा वेटेज नहीं है सिंजेन की। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ, फोर्टिस। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ कुछ। कौन सा देखते हैं एक बार अपन? प्राइवेट बैंक देख लेते हैं, फिर ऑयल एंड गैस देख लेंगे। ठीक है, वही सब। इसके अंदर कौन कौन से देखिए, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक। सिर्फ प्राइवेट बैंक देखेंगे तो इनकी भी वेटेज आ गई उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए आप, कि सिर्फ प्राइवेट बैंक की बात करी गई तो देखिए 80% वेटेज इन चार स्टॉक्स ने फिर से कवर कर रखी है, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक ने। उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी वेटेज सभी के अंदर है। अब अभी कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जैसे ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट करा, ठीक है, बंधन बैंक तो स्ट्रांग है ही सर, अपन ने देख रखा, स्टडी कर रखा। आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी देखा होगा कि कितना जल्दी वो रुका हुआ था, लेकिन जैसे बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिला तो ये अच्छा खासा चल रहा है अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आरबीएल बैंक तो ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा चल ही रहा है साथ ही साथ।
चलिए और देखते हैं, पीएसयू बैंक देख लेते हैं एक बार। पब्लिक सेक्टर बैंक, इसके अंदर अब आप देखिए वेटेज, एसबीआई की 31%, अकेला एसबीआई, और ये निफ्टी का टॉप 7 या 8 वेटेज स्टॉक है। उसके बाद अपना आता है बीओबी, फिर कैनरा बैंक, फिर पीएनबी, फिर यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, है ना, और महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, और ये छोटे छोटे आपको दिखेंगे यहाँ पे, यूको हो गया, आईओबी हो गया, सेंट्रल, ये कौन सा है, पीएसबी। पीएसबी, आईओबी, यूको, सेंट्रल बैंक, ये चारों छोटे स्टॉक है ना, जो स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के आसपास आएंगे आपको, शायद स्मॉल कैप के अंदर ही आते हैं सारे से कुछ। पर पीएसयू बैंक जब भी चलेगा और इनके स्ट्रक्चर अच्छे हुए तो ये भी बढ़िया चलेंगे। बाकी अभी आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलने से पीएसयू बैंक भी चला अच्छा, पीएसयू बैंक चल रहा अच्छा, उसके अंदर महाराष्ट्र बैंक कितना स्ट्रांगली अप है, क्योंकि महाराष्ट्र बैंक का पर्टिकुलर अपना खुद का स्ट्रक्चर भी अच्छा है। यूनियन बैंक अच्छा क्यों है, क्योंकि उसका खुद का स्ट्रक्चर अच्छा है। बैंक इंडिया क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका खुद का स्ट्रक्चर अच्छा है। पीएनबी का अभी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए अपन पीएनबी की बात अभी कम कर रहे हैं। अगर 80 रुपए आ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। बाकी ठीक है, अगर टीवी ट्रेंड आप करेगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपनी वॉच लिस्ट में आ जाएगा, अभी नहीं है अपने पास। बीओबी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई भी सही है, ठीक है। ये अपना पीएसयू बैंक हो गया। ऑयल एंड गैस देख लेते हैं। सबसे ज्यादा रिफाइनरी, देखो रिफाइनरी एंड मार्केटिंग, रिलायंस अकेला 32% की वेटेज। फिर छोटे छोटे आईओसी, बीपीसीएल वगैरह सब। वो दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पे, ओएनजीसी ऑयल, ठीक है। ये पेट्रोनेट, एमजीएल, आईजीएल, अडानी टोटल गैस, गैस के अंदर है, गेल आ जाएगा। एजिस लोग, फिर लुब्रिकेंट के अंदर ये अपना कैस्ट्रॉल इंडिया, और ऑयल स्टेज के अंदर एजिस वोपैक, ठीक है। और देखते हैं कौन सा बच रहा है, रियलिटी देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। ठीक है, डीएलएफ, फ्योनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टी, लोढ़ा, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियलिटी, अनंतराज, एबीआरएल। एबीआरएल कितना अच्छा है, एबीआरएल अपन ने देखा था ना उस दिन, ठीक है। स्टॉक देखते से अपने को अपनी पिक्चर सेट हो जाती है, हाँ यार ये अपने टीवी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये स्टॉक अपना अच्छा लग रहा है, तो वो अलग ही दिख जाता है अपन को। ओबरॉय रियलिटी अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे और सही हो जाएगा, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो इस अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होनी चाहिए। आज आप जब भी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद, चाहे मोबाइल पे देखिए या तो पीसी हो, अगर आपका लैपटॉप हो उस पर बढ़िया रहेगा। सेक्टोरल इंडाइसेस के अंदर आप ये सारे चेक करना एक एक करके, ठीक है। आईटी मीडिया देख लेते हैं, लास्ट मीडिया रह गया ना अपना, मीडिया की वो देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर कौन कौन सा आ रहे हैं। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, ये अलग होता है मीडिया के अंदर। इंटरटेनमेंट मीडिया अलग होता है, फिल्म प्रोडक्शंस वाले अलग होते हैं, डिजिटल इंटरटेनमेंट वाले अलग होते हैं, और प्रिंट मीडिया अलग होता है। ये पांचों मिलकर पूरा मीडिया कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा जील, सबसे ज्यादा वेटेज जील की, फिर सन टीवी, और ये हाथवे, है ना। फिर मीडिया के अंदर ये कौन सा है, सारेगामा, नेटवर्क 18, टिप्स और पी फोकस। अब देखते हैं दूसरा, तीसरा, नजारा टेक्नोलॉजी अकेला कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीवीआर आइनॉक्स 18% वेटेज, और यह अपना डीबी कॉर्प, ठीक है। तो कुल मिला के क्या लग रहा है अपने को कि पीवीआर आइनॉक्स, नेटवर्क 18, इधर नजारा, और अपने इसे इधर सन टीवी और जील, ये कवर करते हैं पूरा मीडिया को। और आपने देखा होगा उस दिन मैंने क्या कहा था आपको, कि जील का जैसे ही डेली का टीवी ट्रेंड अप हुआ, अगले दिन ही मीडिया सेक्टर के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, ठीक है। ये ओवरऑल समझ में आता है कि कैसे सेक्टर को अपन देखते हैं, सेक्टर के स्टॉक्स कैसे होते हैं, स्टॉक्स की क्या वेटेज होती है, उस तरीके से अपने को एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट की। चलिए आ गया सब कुछ समझ में आपको। वेटेज आप आज जब भी होमवर्क आपका ये रहेगा, खासकर स्पेशली आज, कि आप लोगों को ना सभी की वेटेज चेक करना है, और देखना है कि कौन से सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक्स की कितनी वेटेज है। और अगर आपके जो वॉच लिस्ट बनेगी फिर जब भी, ठीक है, कि मान के चला आपकी वॉच लिस्ट में जील है, आपकी वॉच लिस्ट में सन टीवी आ गया, आपकी वॉच लिस्ट में नेटवर्क 18 है, या नजारा टेक, या इसमें से पीवर आइनॉक्स है,
ये आपके पास डीबी कॉर्प है, ठीक है। इनमें से जो भी स्टॉक आपके पास रहेगा, जैसे मान के चले आपकी वॉच लिस्ट में अभी मेरे अकॉर्डिंग जील तो होना ही होना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं जील की बात करूं तो जील तो कम से कम होना ही होना चाहिए सबकी वॉच लिस्ट में, क्योंकि उसका डिविडेंड अप हो चुका है, हाई टाइम फ्रेम से चल रहा है, बॉटम से चल रहा है, बॉटम आउट स्टॉक हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको जील से ही पता चल जाएगा कि हाँ अब मीडिया के दिन अच्छे आ सकते हैं, अगर जील अच्छा हुआ तो। वैसे ही आपको फिर अगर पता चला अगर मीडिया अच्छा हो रहा है, जील अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना नेटवर्क 18 देखा जाए। तो नेटवर्क 18 भी आपको हाई टाइम फ्रेम में दिखेगा, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी इसका डेली का डिविडेंड डाउन है, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन इसका डेली का डिविडेंड अप हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली अपनी वॉच लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सेक्टर क्या है, उनके स्टॉक्स क्या है। लेकिन वॉच लिस्ट अपने को अपनी स्टडी, अपना टॉप डाउन अप्रोच, अपना हाई टाइम फ्रेम, अपने टीवी ट्रेंड के अकॉर्डिंग वॉच लिस्ट बनेगी। जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर किसी सेक्टर का बहुत ही हाईली वेटेड स्टॉक है तो वो डिमांड में आया तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। उसका खुद का भी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। टेली कम्युनिकेशन एक देखते हैं, आइडिया, भारती एयरटेल, ठीक है, टाटा कॉम, टीटीएमएल, ये सब इसके हैं। इंडस टावर, एचएफसीएल, ये अपना एचसीएल टेक। ये एचसीएल टेक आपने शायद किसी थोड़ा समय पहले किसी की वॉच लिस्ट में हो तो अच्छी बात है। ये बहुत एक्सट्रीमली ऊपर चले गया है, इसलिए अब ये वॉच लिस्ट से ही बाहर है अब अपने। रेटेल, रूट, यहाँ पे आपको अभी दिखा था आईटीआई, हाँ ये आईटीआई है ना, ऑप्टिमस वगैरह, ठीक है, ये सारे अच्छे स्टॉक है। इनमें से कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना कि जो वॉच लिस्ट में पहले थे, बाकी अब उनमें इतना ज्यादा बाइंग आ जाता है कि उसको फिर वॉच लिस्ट से हटाना पड़ता है, बोला अब उसका काम ही क्या अपने को, ठीक है। चलिए, तो आप सेक्टोरल इंडाइसेस पूरा देखिएगा, इसके अंदर भी आप देख लीजिएगा, निफ्टी को देख लेना अच्छे से। अब एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, है ना। ये सारे क्या है, ये सारे वो होते हैं कि जिनके अंदर ना छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं। जैसे कोई स्टॉक्स होता है ना जिनका आपको लगेगा कि किस सेक्टर का आ रहा है, तो उसके सामने नाम तो आ जाएगा, लेकिन उसकी वेटेज जितनी कम है कि वो सभी मिलकर एक स्मॉल कैप का ग्रुप बनाते हैं। कोई मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं तो वो मिड कैप के अंदर आते हैं, और बहुत सारे माइक्रो कैप वाले होते हैं तो उनका माइक्रो कैप का अपना अलग एक सेक्टर है, तो इनको भी देखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फटाफट से मेरी वॉच लिस्ट बताता हूँ, ठीक है। ये सब हटाते हैं अपन, इनको रहने देते हैं। आपको माई सेक्टर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मेरी वॉच लिस्ट है, ठीक है। ये सारे सेक्टर मेरे ध्यान में रहते हैं, मतलब ये सारे के सारे सेक्टर मेरे ध्यान में रहते हैं। बैंक एक्स, यानी बैंक का जिसके अंदर सारी बैंक होती है। निफ्टी आपने देख रखा अभी कि निफ्टी के अंदर टॉप 50 स्टॉक होते हैं, और उनके टॉप 11 स्टॉक्स भी होते हैं। देखिए मैं एक और चीज आपको बताऊं यहाँ पर, माई निफ्टी 11, ठीक है। आप माई निफ्टी 11 देखोगे ना, इसके अंदर देखो कितने स्टॉक्स, ये 11 स्टॉक। ये वही स्टॉक्स हैं जो अभी आपको दिखे थे निफ्टी की वेटेज के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कैसा दिख रहा है, मेरे को पता चल जाता है कि यार आज इन्फी पे, रिलायंस पे, एचडीएफसी बैंक पे, ठीक है, कोटक पे, एसबीआई पे, आईसीआईसीआई, है ना। और ये थोड़े थोड़े हल्का फुल्का डाउन है और न्यूट्रल है। तो आप देखिए जब ओवरऑल इनके अंदर बाइंग थी ना, तो आज हल्की फुल्की निफ्टी में भी बाइंग थी, बैंक निफ्टी में भी बाइंग थी, फिनसरो में भी बाइंग थी, सेंसेक्स में भी बाइंग थी, ठीक है। और इस सेक्टर से भी पता चलता है कि देखिए सेक्टर के अंदर आज टॉप गेनर में कौन था, निफ्टी मीडिया, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस किस वजह से था, क्योंकि आज, इसको थोड़ा इधर लाता हूं मैं, ऑयल एंड गैस क्यों था आज अच्छा खासा 1% अप, क्योंकि रिलायंस अप था आज, और रिलायंस की अकेले की वेटेज उसके अंदर अभी अपन ने देखी कितनी थी, 30% प्लस थी। एचडीएफसी बैंक की वेटेज किस किस के अंदर देखी थी अभी अपन ने, निफ्टी के अंदर देखी थी, प्राइवेट बैंक के अंदर देखी थी, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर देखी थी। तो बैंक, एचडीएफसी बैंक भी बहुत बड़ा स्टॉक है। अब एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये चार बैंक ऐसे हैं, इनको एक साथ कर देता हूँ थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। ये चार बैंक ऐसे हैं, ये जिधर गए ना मार्केट उधर अच्छा खासा टर्न करा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक के अंदर इन्हीं चार स्टॉक्स ने 80% वेटेज कवर करके रखी है, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई ने।
80% वेटेज प्राइवेट बैंक के अंदर इन 4 स्टॉक्स ने करके रखी है। आप सोच लीजिए कि ये चारों अगर एक साथ नॉर्मल से डेली डिमांड जोन में भी आए ना, तो एक पल के लिए, एक दिन या 2 दिन के लिए बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा खासा ग्रीन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, इसलिए मैं अपनी अपनी यहाँ पर मैं हमेशा ये 11 स्टॉक्स रखता हूँ हमेशा। इनमें जैसे अभी M&M एड था, है ना, M&M एड होता है, कभी हट जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये है कि ये 10 11 12 स्टॉक्स से होने चाहिए आपके पास, जहां से आपको ओवरऑल पता चल जाता है कि इन चारों के अंदर क्या हो सकता है। मुझे ये बस, मैं इतना सा देखता हूँ ना, ऐसा क्लिक करता हूँ एक बार और समझ में आ जाता है मुझे दिन भर का मार्केट। ऊपर से माई सेक्टर मेरे पास हमेशा लगी हुई रहती है यहाँ पे। जैसे मैं देख लेता हूँ कि कौन सा टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, ये बीच वाले सब क्या कर रहे हैं, मेरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, मुझे क्लियर समझ में आ जाता है क्या इनके अंदर की स्टडी तो कैसे करनी है, वो तो हम देखेंगे। बाकी मैं सिर्फ परसेंटेज चेंजेस से और करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, बस इन्हीं से समझ में आ जाता है मुझे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो रही है अभी और क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या ऐड करके रखा है, एक एक बार आप देख लीजिए। बैंक एक्स, जो बैंक्स का होता है, सभी बैंक्स आती है उसके अंदर। निफ्टी, निफ्टी 200, ऑटो बैंक, निफ्टी बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजप्शन, आप देख लीजिए खुद, एनर्जी, फिनसर्व, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, इंफ्रा, आईटी, लार्ज मिड कैप 250, मीडिया, मेटल। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा माइक्रो कैप 250, मिड कैप 100 फ्री, मिड कैप 150, मिड कैप 50, मिड कैप लिक्विड 15, मिड कैप 400, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पीएससी जो मैं बोला था ना गवर्नमेंट सेक्टर है ये, पीएसयू बैंक, रियलिटी। अब देखिए स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 50 और टोटल मार्केट। तो ना सिर्फ निफ्टी और ये हाई, ये जो सेक्टर होते हैं कुछ कुछ एफएमसीजी वाले, एनर्जी, कंजप्शन, ड्यूरेबल, बैंक, ऑटो, निफ्टी, आईटी, मेटल, मीडिया, इन्हीं को ही नहीं, सिर्फ इनके साथ साथ ये वाले भी, है ना, जो आपको दिख रहा है निफ्टी 200, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सब भी देख रहा हूँ साथ ही साथ, जिससे ओवरऑल पता चलता है। आपने नोटिस करा होगा कभी कभी बहुत सारे लोग वेट करते रह जाते हैं कि निफ्टी डिमांड जोन में आए, लेकिन मार्केट के अंदर स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। निफ्टी डाउन है लेकिन आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ग्रीन है। निफ्टी किसी दिन आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा ग्रीन है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो बहुत रेड है आज भी। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने ये चीज फील करी? मुझे आंसर कीजिए। कि निफ्टी ग्रीन होता है पर आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है किसी दिन। किसी दिन ऐसा होता है कि निफ्टी भले रेड हो या डाउन हो लेकिन हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ग्रीन होता है। ये आपने नोटिस करा है कभी भी? मुझे बताइए। यस सर, बिल्कुल करा है। यस सर, हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बहुत बार, बिल्कुल बहुत बार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक आते हैं, उसके टॉप 11 स्टॉक्स ये रहे, ये चाहे न्यूट्रल हो, हल्का डाउन हो। किसी दिन ऐसा होगा कि, अब बताता हूँ, कि आपका स्मॉल कैप 250, माइक्रो कैप और मिड कैप 400, ये अगर प्लस में है ना, तो आपके स्टॉक यहाँ पर प्लस ही दिखेंगे आपको ज्यादातर। और निफ्टी भले ग्रीन हो लेकिन ये मिड कैप 400, स्मॉल कैप 250 और ये दूसरे दूसरे छोटे छोटे जो हैं, ये अगर डाउन रहे ना, तो चाहे निफ्टी कितना ही ग्रीन हो, आपके ऐसे स्टॉक्स जो होंगे ना, ये सभी रेड होंगे ज्यादातर। कंपैरिजन देखिए, आपको दिख रहा होगा ये सभी 7 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2% अप, है ना। आप चेंज जैसे करूंगा, इधर देखिए, सिर्फ बीसॉफ्ट है जो 3% डाउन, आईटी का अपने को पता है 300 रुपए पे आने के लिए बार बार ट्राई कर रहा है। बाकी देखिए 1.5%, 1%, 1%, 1%, ये सब न्यूट्रल यहीं पर आकर खत्म हो गए, बस इतने से ही डाउन है इस स्टॉक, इस लिस्ट के अंदर। मैं यहाँ पे निफ्टी 500 लगाता हूँ, ठीक है। निफ्टी 500 के अंदर देखिए, जैसे परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, ये क्या है, 3 3 4 4%, 2%, 1%, और यहाँ आते आते बस शून्य, खत्म। इतना ही, मतलब गिने चुने ये 50 100 स्टॉक्स है निफ्टी 500 के अंदर जो रेट थे। प्लस में देखिए 20%, 9%, 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3, ये आते आते देखिए कितना, ये सारे प्लस में कितने ज्यादा थे आज। ये फर्क पड़ता है आपको ये देखने से कि आप स्मॉल कैप 250 भी देखिए, मिड कैप 400 भी देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप 150, लार्ज कैप, टोटल मार्केट, ये सब भी देखा करो, जिससे ये समझ में आए हमें कि हमारा पोर्टफोलियो क्यों ग्रीन है, उसका रीजन पता चल जाएगा आपको। निफ्टी चाहे कुछ भी करे, मैंने कहा था ना उस दिन निफ्टी ने क्या करा था, मैं आपको बताता हूँ।
क्या निफ्टी अपने इस वीकली डिमांड जोन में आया? नहीं आया, बॉटम वाले बेस कैंडल पर। क्या इस डेली डिमांड जोन में 23,000 को टच करा? नहीं करा। अगले दिन गैप अप ओपनिंग कर गया। यहाँ पे जो लोग वेट कर रहे थे कि हम निफ्टी को आने देते हैं, निफ्टी आएगा वीकली डिमांड जोन में, डेली डिमांड जोन में, तब हम हमारा कोई लॉन्ग का ट्रेड करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये देखा कि निफ्टी आए चाहे ना आए, मेरे स्टॉक्स के अंदर एंट्री मिल चुकी है, मेरा ये स्मॉल कैप मिड कैप के जो सेक्टर्स हैं ये मेरे फेवर में हैं, इनके ट्रेंड अप हो चुके हैं, ये अच्छे खासे चल रहे हैं, तो मुझे इश्यू नहीं है निफ्टी आए चाहे ना आए, मेरे स्टॉक्स बहुत अच्छे से चलेंगे। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से जैसे अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुआ और ये 3-4 दिन भी जो प्राइस चल रहा है अभी, इसके दौरान आपको स्टॉक्स जब भी आप देखोगे, ये सारे स्टॉक्स टॉप गेनर में आपको बहुत सारे दिखेंगे अच्छे खासे प्लस में। नेगेटिव आपको बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे जो डाउन आ रहे होंगे। अभी कल परसों निफ्टी आईटी बहुत ज्यादा डाउन था, ठीक है, 5-5.5% डाउन। उस दिन सारे आईटी के स्टॉक्स डाउन थे, लेकिन दूसरे सेक्टर नहीं थे, दूसरे सेक्टर अप थे। बैंक अप था, रिलायंस अप था, सब कुछ अप था, है ना। अब आप देखिए, आपको रिलायंस अपन ने डिस्कस किया था उस दिन, आपको याद होगा, है ना। हमने क्या कहा था कि ये क्वार्टरली डिमांड जोन है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, इसके अंदर ये वीकली का एग्जीक्यूशन। और मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एंट्री भले लेकिन 1250 तक आना चाहिए, बकायदा 1250 के आसपास आया, और वहां से कितना अच्छा चल रहा है, इसने भी तो सपोर्ट करा ना निफ्टी को। तो जब रिलायंस ही आ गया था तो फिर जरूरत क्या है हमें को बार बार इतना देखने की। बैंक निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट पर था, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये देखिए, निफ्टी के अंदर ये डेली डिमांड जोन जो बना हुआ है वो मिस हो रखा है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ही डेली डिमांड जोन हिट हो चुका था, उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छी बाइंग आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप इसको देखिए, आईसीआईसीआई बैंक को, ठीक है, इसने बॉटम वाला को सपोर्ट लिया और यहां से चला। उस दिन अपन ने कल कंफर्मेशन पढ़ा था ना, देखिए मैं इसकी बात कर रहा था कि ठीक है, डेली का टीवी ट्रेंड डाउन हो चुका है, मंथली का टीवी ट्रेंड क्या है? अप है। मंथली का लोकेशन है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट ट्रेड करना नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, कंफर्मेशन ले लो। ये वही तो डिमांड जोन जिसने इस सप्लाई जोन के ऊपर रैली बेस ड्रॉप का, ये रिवर्सल सप्लाई जोन, इसके ऊपर क्लोजिंग करी, उसी के अंदर प्राइस आया, और यहीं से तो बहुत अच्छे से चला। तो जब आईसीआईसीआई बैंक, जो मार्केट का टॉप सेकंड स्टॉक है एचडीएफसी बैंक के बाद में, आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक जब चल रहा था अच्छा खासा तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला। रिलायंस जब डिमांड जोन में आ गया तो उसका भी निफ्टी को सपोर्ट मिला। एक्सिस बैंक, ये डिमांड जोन, ये वाला रैली बेस रैली का जहां से गैप अप ओपनिंग हुआ, इसके अंदर प्राइस था, वापस फॉलो अप डिमांड जोन में आया, वापस बढ़िया चला यहाँ से। तो बस इन्हीं चीजों से समझ में आ जाता है कि हमारा ये फाइनेंशियल सर्विस क्या करेगा, बैंक निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी क्या करेगा। टीसीएस, टीसीएस अब क्या करेगा पता आपको? टीसीएस इतने टाइम से एक्सट्रीमली डाउन आ रहा था, अब ये इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, मतलब ये निफ्टी को प्रॉब्लम नहीं देंगे। हाँ, इतना था कि जब यहाँ से अच्छा खासा निफ्टी गिरा, निफ्टी आईटी गिरा, तो निफ्टी को प्रेशर दिया इसने, निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी सब मार्केट गिरे थे, इसने भी इसको मार्केट को गिरने में भी मदद करी निफ्टी आईटी ने। लेकिन अब जब जैसे ही ये ईयरली डिमांड जोन को टीसीएस हिट हो चुका, टीसीएस जैसे ईयरली डिमांड जोन को हिट चुका, अब देखिए अब वो इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा, अब बस ये गार्बेज करेगा, साइडवेज करेगा, धीरे धीरे गिरेगा उठेगा, ऐसा ही होगा। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं टीसीएस किसको सपोर्ट करेगा? आईटी को, ठीक है। टीसीएस किसको सपोर्ट करेगा? आईटी को। आईटी किसको सपोर्ट करेगा? निफ्टी को। तो इस तरीके से सपोर्ट मिलता है मार्केट के अंदर, और इस तरीके से वेटेज वर्क करती है। कोटक बैंक देखिए, कोटक बैंक देखिए आप, मंथली डिमांड जोन लगाता हूं, ठीक है, ये देखिए, ये मंथली का डिमांड जोन, ये सेलिंग प्रेशर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, कोटक बैंक की भी 20% वेटेज है ना। प्राइवेट बैंक के अंदर, फाइनेंशियल सर्विस, इन सब के अंदर अच्छी खासी वेटेज कोटक रखता है, निफ्टी का टॉप 10 स्टॉक है। जब ये यहाँ से आएगा अच्छा खासा डाउन, इस मंथली डिमांड जोन में आया,
मार्केट पूरा है, तो जैसे कोटक सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को भी तो सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देखिए क्वार्टरली का भी काइंड ऑफ डिमांड जोन था, और उसके अंदर ये वीकली का ये वाला लेवल देखिए, ड्रॉप बेस और गैप अप के साथ बेस, और यहाँ से अच्छी खासी बाइंग। ठीक है, इसमें आके कितना अच्छा सपोर्ट करा इसने, यहाँ से देखिए लगातार आया, यहाँ से जैसे सपोर्ट में अब धीरे 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 जा रहा है। अब मुझे इसके अंदर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बैक ऑफ माइंड में इतना तो है ना कि कोटक बैंक अपने मंथली डिमांड जोन से चल रहा है, उसके अंदर वीकली का डिमांड जोन बहुत अच्छा चल रहा है, वहां से चल रहा है। तो मुझे इसके अंदर ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है करने की, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक सपोर्ट करेंगे। एचडीएफसी बैंक का उस दिन क्या देखा था अपन ने, इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, ना वीकली पर अच्छा था, ना मंथली पर अच्छा था, कहीं नहीं था। बट जैसे ही गिरा तो ये और ज्यादा क्यों नहीं गिरा, चाहता तो गिर सकता था ना। ना मंथली पर कुछ अच्छा है, ना वीकली पर कुछ अच्छा था, ना डेली पर था, कहीं पर भी नहीं था, ना क्वार्टरली पर था। तो यहाँ पर क्यों रुक गए, इसको तो यहाँ तक आना चाहिए था ना। लेकिन जैसे ही कोटक बैंक ने सपोर्ट करा, आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट करा, एक्सिस बैंक ने सपोर्ट करा, तो बैंक निफ्टी भी पूरा सपोर्ट में आ गया। दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स आए होंगे छोटे छोटे, सभी ने मिलके बैंक निफ्टी को सपोर्ट करा, निफ्टी को सपोर्ट करा, तो उन सब ने मिलके एचडीएफसी बैंक को भी रोक दिया। अगर एचडीएफसी बैंक ना रुकता तो हो सकता था कि मार्केट के दूसरे सभी स्टॉक्स अच्छे खासे अप हो जाए, सपोर्ट करे, बैंक निफ्टी गिरता रहे, और जैसे सॉरी एचडीएफसी बैंक गिरता रहे, और जैसे एचडीएफसी बैंक यहाँ आ जाए तो हो सकता ना मार्केट को और ज्यादा पावर मिल जाए कि अब तो एचडीएफसी बैंक इतना अच्छे लेवल पर आ चुका है, ये भी सपोर्ट करता है। तो जितने ज्यादा स्टॉक्स हाईली वेटेज वाले अपने अच्छे डिमांड जोन में आएंगे, जितने ज्यादा सेक्टर अपने अच्छे खासे डिमांड जोन में आएंगे, निफ्टी क्वार्टरली डिमांड जोन में आएगा, जितने ज्यादा स्टॉक्स सेक्टर अपने हाई टाइम फ्रेम अपने डिमांड जोन में एक साथ आएंगे, मार्केट के अंदर रिवर्सल उतना बड़ा आता है। जितने ज्यादा स्टॉक्स, जितने ज्यादा सेक्टर सप्लाई जोन में जाएंगे, मार्केट के अंदर वहां से प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, ये कंफर्म। तो आई होप आप सबको वेटेज समझ में आ चुकी होगी कि निफ्टी कैसे बनता है, बैंक निफ्टी कैसे बनता है, फिनसर्व कैसे बनता है, निफ्टी के अंदर टॉप 11 स्टॉक्स कौन से हैं, निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स कौन से, इनकी सबकी वेटेज आपको गूगल पर मिल जाएगी। निफ्टी ऑटो की क्या वेटेज है, उसके अंदर कितने स्टॉक्स, इनकी क्या क्या वेटेज है, आईटी के अंदर कौन से स्टॉक्स है, इनकी कितनी वेटेज है ना। ये सब चेक कीजिए आज आप अच्छे से, पूरा वेटेज आप देख लीजिए। जब भी अगर अपने को अगर जैसे ही पता चले, क्या पता चले, सिप्ला टॉप गेनर में आज, सिप्ला टॉप गेनर में था आज। तो आपको दिख रहा है फार्मा भी यहाँ पे 1.5% अप है। इसको थोड़ा पास में लाता हूँ, और यहाँ ठीक है। टेक एम, टेक महिंद्रा किसका स्टॉक है, आईटी का है, ये भी 2% अप था। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और सिप्ला, तीन स्टॉक्स, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, तीन स्टॉक, और तो उसमें से सिप्ला इतना ज्यादा अप था। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा भी 1.5% अप थे, इस वजह से फार्मा के अंदर आज बाइंग थी। आपको दिख रहा होगा कि आईटी भी ग्रीन था आज, तो उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि आईटी के अंदर इंफोसिस प्लस में था, टीसीएस भी न्यूट्रल था, ज्यादा दिक्कत नहीं दी उसने। रिलायंस यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑयल एंड गैस भी दिख गया टॉप गेनर के अंदर, हेल्थ केयर भी दिख गया, फार्मा भी दिख गया। अब जैसे देखिए फार्मा और हेल्थ केयर दोनों प्लस में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा ये तीनों प्लस में थे। ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ और भी आपको दिखेंगे फार्मा के स्टॉक्स। अभी तो नहीं दिख रहा, नीचे होगा कोई। चलो इसमें इतना ही है, इसमें निफ्टी के 50 स्टॉक्स में इतने ही हैं, तीन स्टॉक, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, तीनों प्लस में थे। टॉप लूजर में कौन था, ज्यादा कुछ टॉप लूजर दिख नहीं रहा आज वैसे तो, खासकर न्यूट्रल ही है सब कुछ ये। एशियन पेंट था, वो अकेला पेंट वर्निश का है स्टॉक, बाकी तो ये सब ठीक है, न्यूट्रल ही थे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं कर पाया, बस ये थे प्लस में, तो इनके टॉप सेक्टर भी आज प्लस में थे। चलिए, इतना आया समझ में। आज अपन ने वेटेज देख ली अच्छे से कि इनकी क्या क्या वेटेज होती है।
बताइए, सेक्टर एनालिसिस के वेटेज वाला जो पार्ट था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमें चीजें समझ में नहीं आएगी आगे जो अपन पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। वेटेज आ गई समझ में आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से नहीं देखी सर कभी भी। ओके, ठीक है। इसको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसे रोज रोज देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप रोज निफ्टी इंडाइसिस ओपन कर रहे हो रोज ही। आपकी एक बार माई सेक्टर वाली लिस्ट आप चाहो ना तो इसको कॉपी कर लो। ये जितनी भी वॉच लिस्ट दिख रही है, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। कर लो कॉपी, वॉच लिस्ट में रखो इसको। निफ्टी के 11 स्टॉक्स जो है, सॉरी ये वाले, इसकी भी आप देख लो, खुद ही देख लो, आप तो खुद ही बना लो। ये आपकी होनी चाहिए हमेशा पास में, मेरी हमेशा इसी तरीके से लगी हुई रहती है। सबसे पहले माई सेक्टर, फिर निफ्टी 11, फिर उसके बाद मेरी जो वॉच लिस्ट होती है वो सब अलग अलग, उसके बाद सब आती है। लेकिन दो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होती है मेरे पास। और ऊपर लगी हुई है ही सारी निफ्टी, सेंसेक्स, फिनसर और बैंक निफ्टी। इनके प्राइस से ही मुझे समझ में आ जाता है कि कहाँ पर खड़े होंगे आज। इनके चार्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना निफ्टी को ओपन करने की जरूरत पड़ती मुझे, ना सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ना बैंक निफ्टी, बैंक। और ना इन स्टॉक्स को बार बार ओपन करने की जरूरत पड़ती है मुझे। मेरे माइंड के अंदर इनका टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है। मुझे इन सेक्टर के एक एक सेक्टर का मुझे पता है कौन सा सेक्टर कहाँ चल रहा है। तो मुझे ना तो इन्हें चार्ट ओपन करके देखने की जरूरत पड़ती है, ना इन 11 स्टॉक्स को मुझे ओपन करने की जरूरत पड़ती है, ना इन 4 इंडेक्स को ओपन करने की जरूरत पड़ती है। मुझे बस इनका प्राइस, टॉप गेनर टॉप लूजर देख लेता हूँ, करंट मार्केट प्राइस से पता चल जाता है। इधर सेक्टर देख लिया कि आज टॉप गेनर में कौन सा सेक्टर है, टॉप लूजर में कौन सा है, बस। और यहाँ पे इनका प्राइस दिख जाता है। मुझे कुछ नहीं करना रहता है। जैसे मान के चलिए टीवी बेच 6, ये मेरी वॉच लिस्ट है। अब इस वॉच लिस्ट के अंदर भी मुझे क्लियर पता चल जाता है कौन सा डाउन है। मुझे पता चल जाता है कि बिसॉफ्ट अभी 317 चल रहा है, मुझे पता है 300 रुपए पर आएगा, उसके बाद ही मुझे कुछ करना है इसके अंदर। तो बस अभी मुझे इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पता टॉप गेनर में ग्रेवस्कोट चल रहा है, स्टॉक क्राफ्ट चल रहा है, एडलविस चल रहा है, बी कैपिटल, महालोक, टाटा कॉम, ये सभी का भी प्राइस एक्शन मुझे पता है। मुझे लाइव मार्केट में ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। सोचिए, अगर आपकी वॉच लिस्ट जो बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक्स की बनेगी, वो सिर्फ 50 स्टॉक होंगे, तो पता है आपको कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ बांध के बैठना है मार्केट के अंदर, तो कुछ भी नहीं। सच्ची बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टडी करना हो तो वो मार्केट ऑफ हो जाए 3:30 बजे बाद आप कीजिए। लाइव मार्केट में बस कौन सा स्टॉक आपको एंट्री दे रहा है, किस स्टॉक्स में आपको ट्रेड मिल रही है, कौन सा टारगेट बुक करना है, कौन सा स्टॉप लॉस जा रहा है तो उसको एग्जिट करना है, बस। और देख लीजिए हल्का फुल्का मार्केट क्या कर रहा है, बस। बाकी कुछ भी नहीं, शांति से बैठ के फोकस करना है खाली, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अब सोचिए, इतना ज्यादा क्लियर माइंड रहेगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको पता है आपका एग्जिट प्लान, आपको पता है आपका एंट्री पॉइंट, आपको पता है कहाँ आपको एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है ट्रेड के अंदर। सिंपल। ये इतना ज्यादा मतलब इसकी आदत हो चुकी है ना, कि मैं सच्ची बता रहा हूँ कि इनमें से एक भी सेक्टर में ओपन करके नहीं देखता हूँ। लाइव मार्केट में तो मैं ना के बराबर ही करता हूँ। शायद ही कभी कोई सेक्टर देखना पड़ा तो पड़ा, जैसे पता चल गया कि यार आईटी सेक्टर 5% डाउन है, तो देख लिया हल्का कि हाँ चलो ठीक है इतना ही होगा, फिर भी चलो देख लिया। टॉप गेनर में कौन सा है, तो चलो मीडिया है, तो हाँ पता है कि मीडिया भी कहाँ चल रहा है, इसका टीवी टेंड अप हो रखा है, तो धीरे धीरे वहीं के वहीं घूम रहा होगा। मैं सच कह रहा हूँ, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधा अपनी बस वॉच लिस्ट होती है, उसको ओपन किया, देख लिया कि कौन सा अप चल रहा है, कौन सा डाउन चल रहा है, बस। दूसरा एक्स्ट्रा काम ही लाइव मार्केट में बहुत हो जाता है, जो एंट्री एग्जिट और इनके अलावा होता है वो। मेरी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ ना वही बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ अलग से नहीं है। कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कि आपको सेक्टर बार बार देखना पड़ेगा, कि आपको देख एक एक कैंडल देखना पड़ेगी। अच्छा निफ्टी क्या कर रहा है, 10 पॉइंट निफ्टी डाउन हुआ, 50 पॉइंट निफ्टी डाउन हो गया, 100 पॉइंट डाउन होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी वॉच लिस्ट आपके पास है, आपको पता है आपका एंट्री प्लान क्या है, एग्जिट प्लान क्या है, बस। और कुछ भी नहीं। अब इस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो भी अपन देखेंगे। ट्रेडिंग के दौरान इनका क्या किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सर अब होमवर्क करेंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे जी, आज आपको यही होमवर्क करना है कि आपको, मैंने बताया ना, निफ्टी इंडेक्स डॉट कॉम क्रोम पे जाओ, एक एक इंडेक्स की वेटेज चेक करो, लिखो कागज पे,
कि ऑयल एंड गैस के अंदर रिलायंस की इतनी, एक बार लिखने का काम है खाली, आपने एक बार लिख लिया ना आपके माइंड में छप जाएगा। अच्छा, मेटल सेक्टर के अंदर टाटा स्टील की ये वेटेज है। जब भी टाटा स्टील गिरेगा आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं मेटल भी आज डाउन होगा। जैसे ही आपको पता चलेगा कि यार सिप्ला अप है, कहीं ना कहीं फार्मा अप होगा, मतलब सिप्ला के अप होने से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी फार्मा स्टॉक्स के अंदर एंट्री थी उसका क्या हुआ। मतलब इतना डायनेमिक वर्क करेगा ना आपका माइंड। और चीजें बड़ी सिंपल है, मैं बताऊं सच्ची आपको बता रहा हूँ। आपने अभी तक जितने भी क्लासेस हुई उसके अंदर हमने हमारा टीवी सेटअप्स के ऊपर ही इतना ज्यादा वर्क किया है कि हमें सेक्टर तो सेकेंडरी हो गया है कि सेक्टर को देखना है। सेक्टर को एक ऐसे देखते हैं ना कि हाँ पता है कि क्या चल रहा है, बस बार बार उसको सिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि निफ्टी 75 मिनट के सप्लाई जोन में गया तो चलो सारे सेक्टर को देख लो 75 मिनट पे गए कि नहीं गए। अपने डिमांड जोन में 75 मिनट में आया निफ्टी तो चलो देख लो कि हमारे किसी स्टॉक्स के अंदर कोई 75 का डिमांड जोन के अंदर तो प्राइस नहीं आया। इतना ज्यादा घिचड़ पिचड़ करना ही नहीं। चीजों को सिंपल रखेंगे अपन, ट्रेडिंग के पर्पज से भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी, और बड़ा स्मूथली समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सेक्टर होते हैं, ये इनके हाईली वेटेज होते हैं, ये इसकी वेटेज होती है, बस इतना। और उस अकॉर्डिंग क्या प्लान होना चाहिए बस वो। मैंने आपको कल भी कहा थी शायद एक बात, अगर आपके स्टॉक में ही पावर नहीं है, ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, आपके पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ही अगर पावर नहीं है तो आप सेक्टर का कितना ही पावर लगा लो उसमें दम ही नहीं चलने का। मार्केट के सपोर्ट से अगर आपका वो खराब स्टॉक जिसके अंदर जान नहीं है वो अगर 5-10% अप भी दिख जाए ना तो ऐसा मत मानिएगा कि वो चलता रहेगा। जैसे ही मार्केट हल्का सा भी सप्लाई जोन में गया ना और वो थोड़ा भी रिएक्ट करा, वही आपका स्टॉक जो मार्केट सपोर्ट से बड़ा था वो मार्केट सपोर्ट से उतनी ही डबल स्पीड से फिर गिर जाएगा। और अगर आपके स्टॉक के अंदर ही जान है, आपके स्टॉक के अंदर ही बहुत अच्छी क्वालिटी बनी हुई है, सेटअप ही आपका टीवी सेटअप इतना प्यारा है, वो आपका सेटअप ही अपने आप मार्केट को अपने अंदर कवर कर लेगा। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपके सेटअप के अंदर जान होनी चाहिए। मुझे पता है कि जिस दिन टीसीएस सही हो जाएगा, बिसॉफ्ट सही हो जाएगा, इन्फी सही हो जाएगा, टेकम सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आईटी सेक्टर सही होगा। मुझे पता है जिस दिन जील सही हुआ उस दिन मीडिया सही हो जाएगा, जिस दिन मीडिया सही हुआ उस दिन उसके बाहर के स्टॉक्स भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे सही हो जाएंगे। उसके बाद ही तो उनमें ट्रेड करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि चलो कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, मान के चलिए कि पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक का टीवी ट्रेंड अप है, पीएसयू बैंक के अंदर अच्छा खासा डिमांड जोन के अंदर प्राइस आया, अब यहाँ से पीएसयू बैंक चलेगा। अब ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जिसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। वो रुक जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, हल्का फुल्का अप भी दिखाएगा, लेकिन वो ज्यादा पावर नहीं दिखाएगा। उसी के कंपैरिजन में आप पीएसयू बैंक सेक्टर के साथ में उसी का कोई ऐसा स्टॉक जिसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लाइक यूनियन बैंक, लाइक महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके का आप ट्रेड करोगे कोई, तो आपका पीएसयू बैंक जितना चलेगा ना उससे ज्यादा आपका स्टॉक चलेगा। वहीं पे आपने पीएनबी ले लिया जिसका ट्रेंड डाउन है अभी, तो उसके अंदर बाइंग मोमेंटम इतना अच्छा नहीं दिखेगा भले पीएसयू बैंक में आ जाए। ठीक है, चलिए और बात करेंगे अभी तो अपन कल वापिस से। अब वेटेज वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, समझने में थोड़ी सी देर लगती है, एक माइंड के अंदर आदत नहीं होती है हमें सारे सेक्टर को, इतने सारे इंडेक्स को देखने की, इतने सारे वेटेज हाईली वेटेज स्टॉक्स को पढ़ने की, समझने की। इसलिए आज क्या करो ना, इन सभी को कागज में लिख लो। आईटी का लिखा तो आईटी सेक्टर की वेटेज निफ्टी में कितनी है वो लिखो, और निफ्टी के बाद उसको आईटी की खुद की वेटेज देखो कि उसके अंदर स्टॉक्स की कितने कितने वेटेज है। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा सिर्फ एक इन्फी टीसीएस, इनकी ही वजह से हमें आईटी का पूरा क्लियर पिक्चर समझ में आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब अपन ने अभी आईटी नहीं देखा फिर भी बीसॉफ्ट अपन आईटी के अंदर कवर करते हैं।
कोफॉर्ज की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है, बट कि फिर भी अपन कोफॉर्ज और बीसॉफ्ट ऐसे स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि आईटी जैसे जैसे सही होगा तो उस दिन कोफॉर्ज और बीसॉफ्ट के अंदर अपर सर्किट लगेंगे। अपर सर्किट मतलब कि एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। कोफॉर्ज तो शायद एफएनओ का स्टॉक है, उसमें तो नहीं दिखेगी, लेकिन बीसॉफ्ट का आप इजीली देख पाओगे कि बीसॉफ्ट 10% अब दिखेगा आपको। जिस दिन उसका ट्रेंड अप हुआ, आईटी सेक्टर सपोर्ट करेगा, बीसॉफ्ट के स्ट्रक्चर सही हुए, वो जिस दिन बाइंग मोमेंटम, उसका मोमेंटम इतना स्ट्रांग होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपको समझ में आ गया। कल अपन डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते ही सेक्टर एनालिसिस का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट वाला और ट्रेडिंग वाला। 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें से 1 घंटा इन्वेस्टमेंट पे लेंगे और 1 घंटा ट्रेडिंग पे लेंगे। वेटेज वाला पार्ट बड़ा था, आज अपन ने कवर कर लिया। कंफर्मेशन वाले भी एग्जांपल देखे और कुछ अलग अलग स्टॉक्स भी देखे। ठीक है, तो आप लोगों का ये होमवर्क है, वेटेज चेक करना और लिखना कागज पे और मुझे सेंड करना। उससे होगा है ना कि आप लोगों को दिमाग में छप जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, मुझे तो याद है। चलिए, कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछिए, वरना अपन क्लास कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे 6:30 बजे। जी जी, सेक्टर रोटेशन भी पढ़ेंगे, उसको मनी रोटेशन भी कहते हैं, सेक्टर रोटेशन भी कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं उसमें, खाली बस फैसिनेटिंग बहुत ज्यादा लगता है, बाकी वो वर्क उस तरीके से करता नहीं है अपने लोगों के लिए। अपन लोगों को सेक्टर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। उसको यूज में कैसे लेना है अपन उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। पढ़ाने को टॉपिक्स बढ़ाने से मतलब नहीं है, बस यूज में एग्जीक्यूट करते वक्त कैसे उसको देखना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज देखेंगे। रोटेशन पढ़ाने में तो क्या है, एक एग्जांपल ही देना पड़ता है ना, एक्यूरेट तो पता नहीं चलता उसके अंदर। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझ में आ जाएगी हमें, तो समझ में आ जाएगा। ज्यादातर रोटेशन वाली चीज जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे से समझ में आती है, तो वो भी अपन देखेंगे, रोटेशन वाली भी। और भी कुछ क्वेश्चंस हो अगर आपके सेक्टर से रिलेटेड, अगर आपको कुछ समझ में ना आए स्टॉक्स की वेटेज से रिलेटेड, तो कल स्टार्टिंग में आते ही पूछेगा, पहले वो कवर कर लेंगे। फिर सेक्टर एनालिसिस का अपन वेटेज पार्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट पार्ट देखेंगे, ट्रेडिंग पार्ट देखेंगे। उसके बाद अपना कल का सेक्टर का क्लास भी खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।